स्वेटेस्ट ट्रिक कीज। वो शख्स बस वही मंत्र बार बार बोले जा रहा था। उसकी आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लग जाती है। उन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो कुछ ही देर में वहां तूफान आने वाला था। ऐसा लग रहा था कि उस शख्स के मंत्रों से ही ये सब हो रहा था, मानो जल्द ही कोई अनहोनी घटने वाली थी। अचानक जिस पर्वत के शिखर पर वो बैठा हुआ था वो हिलने लग जाता है। जैसे ही इस चीज का आभास उसे होता है, उसके के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया था। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना बंद करता है, तभी उसके आगे की जो जमीन थी उसमें दरार पड़ती है और उसमें से एक तेज नीली रोशनी बाहर आती है। वो शख्स अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगती है। वो देखता है कि उस नीली रोशनी में उसे वो नजारा दिखाई देता है जब उसने पूनम की रात को उस आदमी की जान ली थी। उसे दिखाई देता है कि वो 30-32 साल का आदमी जो भूपेंद्र सिंह का बेटा था, वो एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर बेहोश बैठा था। उस कमरे में उसके अलावा बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी ये काले पोशाक वाला शख्स वहां आता है और उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ से कस के पकड़ लेता है और कोई मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। जैसे ही वो मंत्र पूरा कर लेता है, उस आदमी को होश आ जाता है और जैसे तैसे वहां से वह भाग जाता है। काले पोशाक वाला शख्स उसे रोकता नहीं है, बस उसे भागते हुए देख मुस्कुराता है और खुद से डरावनी आवाज में कहता है, भाग लो, जितना चाहे उतना भाग लो बेवकूफ इंसान, आखिर कहाँ तक जाओगे? मेरा काम तो पूरा हुआ है, पर तेरी जान फिर भी जाएगी। ये कहकर वो भयानक तरीके से हंसने लग जाता है। उसका शरीर और उसकी खौफनाक आवाज से तो अच्छे अच्छे कांप जाए, ऐसा था वो शख्स आगे उस नीले रोशनी में देखता है कि कैसे उसने उस आदमी की जान ली थी, और वो भी पल देखता है जब उसका ब्रेसलेट नीचे मिट्टी में गिरा था। वो भारी आवाज में खुद से बोल पड़ता है, तो यहाँ गिरा था मेरा मणिबंध, मुझे जल्द से जल्द उसे वापिस पाना होगा, अगली अमावस तक मुझे वो नहीं मिला तो। ये कहकर वो खुद ही चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह ईशा अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसने जीन्स के साथ नॉर्मल व्हाइट टॉप पहना हुआ था और ऊपर से एक ग्रे कलर का श्रिग पहन लिया था। वो आईने में देख अपने बाल संवार रही थी। तभी उसका ध्यान एक घड़ी पर जाता है। वो समर की घड़ी थी। उसे याद आता है कि जब समर उसके साइड में बैठा था तो उन दोनों को बहुत दिक्कत हो रही थी बैठने में, और इसी चक्कर में उसकी घड़ी नीचे गिर गई थी। ईशा ने सोचा था कि वो उसे तभी वापस करेगी, पर वो भूल गई। अब जब वो उस घड़ी को देख रही थी तो उसे वह पल याद आने लगते हैं जब वो समर के साइड में कार में बैठी थी। वो उस बात को सोचते हुए ही मुस्कुरा रही थी। उसे याद आता है कैसे समर उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था शर्म के मारे। भले ही वो सब दोस्त थे और दोस्ती में ये सब नॉर्मल होता है, पर ईशा अच्छे से जानती थी कि समर को किसी भी लड़की के ज्यादा करीब बैठना पसंद नहीं था, भले ही वो उसकी दोस्त ही क्यों ना हो। इसी बात से ईशा मुस्कुराए जा रही थी, तभी वो आईने में खुद को देखती है और खुद से बोल पड़ती है, ईशा तू सच में पागल है, कुछ भी सोचती है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, ये क्या खुद से बातें कर रही हो तुम? ईशा अचानक उसके पीछे से यह आवाज सुन के थोड़ा घबराती है और पीछे पलटती है। दरवाजे पर माही खड़ी थी। उसने अपने हाथ आपस में मिलाए हुए थे। माही उसे ही देखे जा रही थी। माही तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ईशा अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहती है। तू ये खुद से क्या बातें कर रही थी? माही शक भरी नजरों से उससे पूछती है। ईशा बहाना बनाते हुए झुटमुट हंसते हुए कहती है, वो मैं इस श्रग को लेकर कुछ सोच रही थी। देख ना, ये ग्रे कलर कैसा लग रहा है मुझ पर, अच्छा है ना? ये कहकर ईशा माही को वो श्रिग दिखाने लग जाती है। तभी माही टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, इन बातों को छोड़ ईशा और नीचे चल, समर जा रहा है और अब पता नहीं कब वो वापिस मिलेगा हमसे। माही के मुंह से ये सुन के ईशा का तो मुंह ही उतर जाता है। जो खुशी उसे 1 मिनट पहले हो रही थी वो अचानक गायब ही गई थी। ईशा माही के साथ तुरंत नीचे हॉल में आती है। साहिल, तोता और समर हॉल में बातें कर रहे थे। वो दोनों उन सब के पास आती है और उनकी बातें सुनने लगती है। क्या तू हमारे साथ कुछ दिन और नहीं रुक सकता समर? तुझे अब पता नहीं कब टाइम मिलेगा हमसे मिलने का, तोता मायूसी के साथ समर से कहता है। हाँ यार, कल तो हमने ठीक से बात तक नहीं की। शाम को हम सब इतना थक गए थे कि आते ही सो गए, और आज तू जा रहा है, साहिल कहता है। उन सबके मायूस चेहरे देख के समर को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था। उसका काम ही कुछ ऐसा था। एक पुलिस का सबसे जरूरी काम होता है उसके शहर के लोगों की सुरक्षा करना, उसके चाहने वालों से भी जरूरी। ये बात समर भी अच्छे से जानता था, इसीलिए वो सबको मना लेता है और फार्म हाउस से चला जाता है।
ईशा तो उससे कुछ कह तक नहीं पाई थी। दोपहर हो गई थी। समर थाने में बैठकर कुछ काम रहा था कि तभी उसके सामने के टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लगता है। पांडे वही था तो वह फोन उठा लेता है। जैसे जैसे पांडे फोन पर बात सुन रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। पांडे फोन रख देता है। क्या हुआ पांडे जी, किसका फोन था? समर पांडे से पूछता है। पांडे अटकते हुए जवाब देता है, सर होटल किंग्जा एंड क्वींस में एक औरत की लाश मिली है। स्वीटेस्ट 22 होटल किंग्जा एंड क्वींस के बाहर नाकाबंदी लगी हुई थी। होटल के अंदर बाहर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। होटल के सामने वाले रास्ते को भी बंद करवा दिया था। होटल के बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी। कई न्यूज चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनमें से एक रिपोर्टर कैमरा के सामने बोल रही थी, शिमला के मशहूर होटल किंग्स एंड क्वींस में आज दोपहर के करीब 3 बजे एक औरत की लाश पाई गई। अभी तक इस औरत के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं लगा है। पुलिस अपना काम करने में लगी हुई है। इस महीने की ये तीसरी लाश है। पहले की 2 लाशें जंगल में मिली थी, जिसमें से एक लाश एमएलए जगजीवन के बेटे की थी और दूसरी लाश जो 5 दिन पहले पाई गई थी वो मशहूर पॉलिटिशियन भूपेंद्र सिंह के बेटे की थी। आखिर क्या राज है इन सभी खूनों के पीछे? कौन है वो सीरियल किलर? क्या वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के पीछे पड़ा है? और क्या ये ऑपोजिशन पार्टी की करतूत है? शिमला की इस कड़कड़ाती ठंड में भी शहर का माहौल काफी गर्मा चुका है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19 इंडिया। इस तरफ होटल की बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट पर पुलिस जांच कर रही थी। वहीं एक गाड़ी के पीछे एक कोने में उस औरत की लाश सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो औरत 40 साल के आसपास की लग रही थी। समर उस लाश के पास ही था, वहीं पर पांडे भी था। सभी ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे और मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। इसके हाथों पर तो वैसा कोई निशान नहीं है पांडे जी, जो पहली 6 लाशों के हाथ पर था। इसका मतलब ये खून उस सीरियल किलर ने नहीं किसी और ने किया है। समर उस लाश के हाथ देखते हुए पांडे से कहता है, सर मुझे तो लगता है कि शायद वो खूनी निशान बनाना भूल गया होगा। पांडे मजाक में कहता है, कभी कभी ना आप हद कर देते हो पांडे जी, आपको इतने सीरियस मूवमेंट पर भी मजाक सूझ रहा है। समर पांडे को डांटता है। पांडे बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी उसकी नजर लाश के गर्दन पर पड़ती है। पांडे आंखें बड़ी करते हुए समर से कहता है, सर ये देखिए, ये निशान कुछ अजीब सा दिख रहा है। समर भी उस निशान को देखने लग जाता है। वो छोटा सा निशान गहरे नीले रंग का था और उस औरत के कान के पीछे था। ये निशान कैसा है? देखने से तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि बाकी लाशों के हाथ की कलाई पर होता है, बस ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। समर उस नीले निशान को देखते हुए कहता है। समर फिर उस लाश को फोरेंसिक भिजवा देता है। तभी वहां जो 3 पुलिसकर्मी जांच कर रहे थे वो समर के पास आते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम चौहान था, वो कहता है, सर पूरा पार्किंग लॉट छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, समर कहता है और पांडे को साथ लेकर होटल के रिसेप्शन एरिया में आता है। वहीं पर होटल का मालिक और मैनेजर भी थे जो कि बहुत टेंशन में लग रहे थे। लगते भी कैसे नहीं उनके होटल में किसी का खून जो हुआ था। जैसे ही समर रिसेप्शन एरिया में जाता है, होटल का मालिक तेजी से उसके पास आता है और रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए हड़बड़ाकर कहता है, इंस्पेक्टर क्या आपको कुछ पता चला उस औरत के बारे में? कौन है वो? हमारे होटल से उसका कोई लेना देना तो नहीं है ना? अब आपके होटल के साथ उसका क्या लेना देना है ये तो हम अभी नहीं बता सकते, पर हमें आपके पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी, समर उससे कहता है। वो होटल का मालिक समर की बात का जवाब नहीं देता, बल्कि समर से रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहता है, देखो इंस्पेक्टर, इस केस की वजह से कहीं हमारे होटल का नाम ना खराब हो जाए। प्लीज आप मीडिया वालों को बता दीजिए कि इस केस का और हमारे होटल का कोई संबंध नहीं है। हमारा होटल जो इतना मशहूर है शिमला में, इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर ये बात बाहर आई तो। लगता है आपने अपने होटल के बाहर झांक के नहीं देखा अभी तक। सारे मीडिया वाले आप ही के होटल के बाहर खड़े हैं। अब तक तो आधे से ज्यादा शिमला तक ये खबर पहुंच चुकी होगी, इसलिए आप हमें हमारा काम करने दो तो अच्छा होगा। समर उसको एकटक देखते हुए गुस्से में जवाब देता है। वो गुस्सा होता भी कैसे नहीं, उसे पहले से टेंशन था और वो आदमी और ज्यादा टेंशन दे रहा था। होटल का मैनेजर जब समर को गुस्से में देखता है तो वो तेजी से वहां आता है और बात को संभालते हुए समर से कहता है, सर आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ऑपरेटिंग रूम में ले जाता हूँ। ये कहकर वो समर और पांडे को ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। वहां 4 कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई थी जिसमें कि होटल की लाइव फुटेज दिख रही थी। उस फुटेज को जो आदमी ऑपरेट कर रहा था उससे समर कहता है, कल शाम की पार्किंग लॉट की फुटेज लगाओ। वो आदमी वैसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है।
जैसे ही वो पिछले दिन की शाम के 9 बजे से फुटेज लगाता है, समर एक कुर्सी पर बैठ के उसे देखने लगता है। सब 4x की स्पीड से फुटेज देख रहे थे। जैसे ही सुबह के 4 बजे की फुटेज वो देखते हैं तो सबके सब चौंक जाते हैं। करीब 4:36 पर आके समर फुटेज को पॉज करवाने को कहता है। वो देखते हैं कि करीब सुबह के 4:36 बजे एक 4 व्हीलर पार्किंग लॉट पर आके रुकती है। वो सफेद रंग की कार थी और उसका नंबर कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसके अंदर कौन बैठा था कि नहीं ये तक नहीं दिख रहा था। हैरानी की बात थी कि इतनी सुबह कोई गाड़ी वहां आके रुकती हो, क्योंकि जब समर ने होटल के वॉचमैन से पूछा था तो उसने बताया था कि कल रात से कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आई थी। समर और बाकी लोग आगे देखते हैं कि उस कार का आगे वाला दरवाजा अपने आप खुलता है और वहां से वो औरत नीचे जमीन पर गिर जाती है और वो कार जहां से आई थी वहां से वापस चली जाती है। ये सब देख के समर, पांडे, मैनेजर सभी शॉक हो गए थे। स्वीटेस्ट 23 वो गाड़ी वहां से चली जाती है। समर, होटल का मैनेजर और पांडे शॉक हो गए थे उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर। उन्हें गाड़ी चलाने वाले शख्स की शक्ल दिखाई नहीं देती और न ही गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक से दिख रही थी। बस दिखती है तो वह लाश जो उस गाड़ी से गिरी थी। अगले ही पल समर अपनी जगह से उठता है और तेजी से रूम के बाहर जाने लगता है। पांडे उसे आवाज देता है पर समर रुकता नहीं, तो फिर पांडे और मैनेजर भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। समर उस होटल के वॉचमैन के पास आता है जो कि रिसेप्शन हॉल में ही खड़ा था। तुमने कहा था कि शाम के 9 बजे के बाद कोई गाड़ी गेट के अंदर नहीं आई। समर उससे पूछता है। जी साहब, कोई नहीं आया था गेट के अंदर। मैं पूरी रात भर वही पहरा दे रहा था, वॉचमैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। उसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता देख समर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा झूठ, अब तुम सिर्फ सच बोलोगे, समझे। समर को गुस्से में देख वो वॉचमैन घबरा जाता है और कहता है, मम्मा माफ करना साहब, वो मैंने झूठ कहा था। दरअसल रात को मेरी आंख लग गई थी। उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी मैंने जो उस पे चिल्लाता है ना समझ, इसलिए रखा था मैंने तुम्हें काम पर कि तुम ड्यूटी के वक्त सो जाओ। तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम्हारी इस नसमझी की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। इसी वक्त में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, समझे, अब जाओ यहाँ से। मैनेजर की बात सुन के वो वॉचमैन वहां से चला जाता है। आपकी जब भी जरूरत होगी आपको थाने आना पड़ेगा, हम चलते हैं, समर मैनेजर से कहता है और पांडे के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस के अंदर भी सबको उस खून के बारे में पता चल गया था। पता तो चलना ही था क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स पर उसी की खबरें आ रही थी। खबर इतनी फैलने की वजह थी होटल किंग्स एंड क्वींस, क्योंकि वो शिमला का सबसे मशहूर होटल था। विहान को छोड़ के सभी इस वक्त हॉल में ही मौजूद थे और न्यूज देख रहे थे। सभी के चेहरों पर एक खामोशी थी और वो एकटक न्यूज चैनल को देखे जा रहे थे। तभी न्यूज पर समर दिखाई देता है। मीडिया दरअसल उससे सवाल जवाब कर रही थी। एक रिपोर्टर समर से पूछती है, इंस्पेक्टर समर, क्या आप बता सकते हैं कि ये शहर में हो क्या रहा है। दूसरा रिपोर्टर कहता है, पिछले 1 महीने से 3 खून हुए शिमला में, और क्या आपका पुलिस डिपार्टमेंट बस हाथ पे हाथ धरा बैठा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप। तीसरा रिपोर्टर भी पूछता है, इंस्पेक्टर समर, पिछली 2 लाशें बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटों की थी। क्या कोई जानबूझकर पॉलिटिशियन को अपना शिकार बना रहा है। समर पहले तो सबको शांत करता है और एक एक सवाल का जवाब देने लगता है। देखिए, पहली बात तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये काम किसी मामूली मुजरिम का नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का है, और सिर्फ 1 महीने से नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों से वो खून किए जा रहा है। मैं बस इतना कहूंगा कि जल्द ही वो खूनी जेल में होगा। एक आदमी ने उस खूनी को देखा है और हम उससे उस खूनी का स्केच बनवाएंगे और पूरे शहर में बांटेंगे। अगर वो किसी को भी कहीं भी दिखे तो तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करे। इतना कहकर समर वहां से चला जाता है और इस तरफ साहिल टीवी भी बंद कर देता है। माही, ईशा, तोता और समर चारों खामोशी के साथ एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले ही पल तोता खामोशी को तोते हुए सबसे कहता है, ये क्या हो रहे हैं इस शहर में यार। इसका मतलब समर सच कह रहा था, ये कोई मामूली केस नहीं है। हाँ यार, इसी की वजह से वो कल रात टेंशन में था शायद। ईशा कल रात की बात याद करके कहती है, दद दोस्तों, मम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे आसपास एक सीरियल किलर घूम रहा है। माही डरते हुए कहती है, तू क्यों इतना घबरा रही है माही, तूने न्यूज़ सुनी नहीं क्या। वो सीरियल किलर सिर्फ नेता लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है, सो डोंट वरी, साहिल माही को दिलासा देते हुए कहता है। माही को साहिल की बात सुन के जरा सी राहत मिलती है। वो साहिल से कहती है, हाँ साहिल, हम क्यों डर रहे हैं, वो खूनी तो नेता लोगों के पीछे है।
माही, तू डर रही है, हम नहीं समझी, डरपोक कहीं की। तोता अपनी हंसी रोकते हुए माही से कहता है, अबे तोते, तूने मुझे डरपोक कहा, रुक, तू तो गया मेरे हाथ से। ये कहकर माही तोते की तरफ आती है। तोता उससे बचने के लिए हॉल में भागने लग जाता है और माही उसके पीछे भागती है। उन्हें यूं बच्चों की तरह भागता देख ईशा और साहिल भी मुस्कुरा रहे थे। कोई कह ही नहीं सकता था कि यही लोग कुछ देर पहले टेंशन में थे। साहिल ईशा से कहता है, वैसे ईशा, समर सच में काफी समझदार बन गया है इन 7 सालों में। तूने देखा ना, वो मीडिया वालों से कैसे बात कर रहा था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो समर है ही नहीं जिसे हम जानते हैं। ईशा कुछ सोचती है और मन में ही मुस्कुराते हुए साहिल से कहती है, तू ठीक बोल रहा है साहिल। जिस समर को मैं जानती हूँ वो कितना अलग है। हंसता है, सबको हंसाता है और बहुत मासूम है, और जिद्दी तो इतना है कि कभी कभी छोटा बच्चा बन जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में समर ने उस लटकहारे को थाने में बुलाया था और साथ ही एक स्केच आर्टिस्ट को भी। वो लटकहारा उस शख्स के बारे में बताया जा रहा था और स्केच आर्टिस्ट स्केच बनाए जा रहा था। समर अपनी कुर्सी पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। पांडे उससे पूछता है, क्या सोच रहे हो सर आप? समर कुछ याद करते हुए पांडे से कहता है, पांडे जी, उस होटल से हमें दोपहर को कॉल आया था, राइट? अगर उस औरत की लाश खूनी ने सुबह 4:30 बजे ही पार्किंग लॉट पर रखी थी तो दोपहर तक उस पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? स्वेटस्त्र 24। शाम हो गई थी। थाने में समर और पांडे दोनों बातें कर रहे थे। जब खूनी लाश को सुबह 4:30 बजे ही वहां फेंक के चला गया था तो दोपहर तक उस लाश पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? समर पांडे से कहता है, अरे सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब होटल का ही कोई शख्स हमसे झूठ बोल रहा है। जरूर उनमें से ही किसी ने उस लाश को वहां रखा होगा। पांडे झट से कहता है, नहीं पांडे जी, अगर होटल में से किसी ने खून किया होता तो वो उस लाश को कहीं और छुपाते, ना कि होटल में। बात कुछ और ही है। समर कुछ सोचते हुए पांडे से कहता है। कुछ देर बाद वह स्केच आर्टिस्ट जो स्केच बना रहा था वह पूरा हो जाता है। वो समर से कहता है, सर स्केच कंप्लीट हो गया है। उसके ये कहते ही पांडे झट से उसकी की तरफ जाता है और उस स्केच को देखते हुए लटकहारे से कहता है, तो यही देखा था ना तुमने उस रात? जी सर, यही था वो। हाँ, ऐसा ही दिखता था वो लटकहारा उस स्केच की तरफ उंगली करते हुए घबराते हुए कहता है, सर, ये तो बाहुबली से भी डेंजर दिखता है। लगता है ये खूनी कोई WWE का रेसलर था पहले। लो सर, आप खुद ही देख लीजिए। पांडे उस स्केच को देखकर हंसते हुए समर से कहता है और उस स्केच को लेकर समर के पास आता है। समर पांडे के हाथ से वो स्केच लेकर देखने लग जाता है। उस स्केच में 6.5-7 फुट का एक शख्स बना था। उस शख्स ने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने थे। वो किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा नहीं बना था क्योंकि उस आदमी को उसका चेहरा नहीं दिखा था, पर उसकी आंखों की पुतली सुनहरे रंग की थी। समर की नजर उसके दाहिने हाथ पर पड़ी है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक नीले रंग में कोई चीज चमक रही थी। समर कंफर्म हो जाता है कि वो वही खूनी था जिसकी उसे तलाश है। समर उस स्केच आर्टिस्ट और उस लटकहारे को वहां से जाने को कहता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। समर अपनी कुर्सी से उठता है और सामने के टेबल को टिककर खड़ा होता है और एक हवालदार से कहता है, इस तस्वीर की कलर प्रिंट निकालो और पूरे शहर में बंटवा दो। वो हवालदार हाँ में सर हिलाकर उस स्केच को लेकर वहां से चला जाता है। कलर प्रिंट की क्या ही जरूरत है सर, वैसे भी वो तस्वीर ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी ब्लैक ही तो है। पांडे समर से कहता है, जरूरत है पांडे जी, आपने देखा नहीं क्या उस खूनी की आंखें सुनहरी है और उसके हाथ में वो नीला ब्रेसलेट है। क्या पता कहीं इन कलयुग की वजह से ही कोई उस खूनी को पहचान ले। पांडे कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिलाता है। शाम के 9 बज रहे थे। इस तरफ फार्म हाउस में ईशा हॉल के अंदर थी और अपने पापा से फोन पर बात कर रही थी। पूरी हॉल में वो अकेली ही थी। ईशा बहुत ही खुश लग रही थी। वो फोन रख देती है और मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ मुझे मेरी जॉब वापस से मिल गई। उस दिन मैंने गुस्से में जॉब से रिजाइन कर दिया था, पर अच्छा हुआ मिश्रा जी ने मुझे फिर से जॉब पर ले लिया। वैसे भी अब जॉब मिलना कितना मुश्किल है और कितनी अच्छी बात है कि मैं यहाँ रहकर भी काम कर सकूंगी। पापा ने कहा है कल मेरे बॉस मिश्रा जी जब फोन करेंगे तो कल से मेरा काम भी शुरू। ईशा बहुत खुश थी अपनी जॉब मिलने के कारण, और इससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की हो रही थी कि वो शिमला में रहकर भी अपना काम कर सकती थी। दरअसल उसे बस आर्टिकल्स लिखने होते थे लैपटॉप पर, इसी वजह से उसे ऑफिस जाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ईशा ये सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। जब ईशा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर विहान था जो किसी सोच में डूबा हुआ था। विहान, सुबह से तुम कहाँ गायब थे? हाँ,
कितने फोन ट्राई किए हमने तुम्हारे, तुमने रिप्लाई तक नहीं किया, ईशा गुस्से से उससे पूछती है। विहान अभी भी कहीं खोया हुआ था, वो ईशा की तरफ देखता तक नहीं और सीधा अंदर चला आता है। ईशा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अब तक जब भी विहान उसे देखता था तो उससे प्यार से बात करता था या फिर कोई मजाक करता था, पर ये पहली बार था कि उसने ईशा को इग्नोर किया था। विहान सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी ईशा पीछे से आकर उसका दाहिना हाथ पकड़ती है और थोड़ी नर्म आवाज में उससे कहती है, विहान तुम ऐसे बिना मेरे सवाल का जवाब दिए नहीं जा सकते, समझे। एक तो न्यूज में हर तरफ बस एक खून की खबरें आ रही थी और तुम सुबह से गायब थे। सब कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है। विहान जैसे ही पीछे पलटकर कुछ कहने वाला होता है कि तभी ईशा देखती है कि उसने जो विहान का हाथ पकड़ा हुआ था उसमें से खून निकल रहा था। ओह माय गॉड विहान, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ईशा घबराते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है। विहान के दाहिने हाथ के अंगूठे के पास एक कट लगा था, जैसे किसी नाइफ ने हाथ काटा हो। विहान नहीं चाहता था कि ईशा वो देखे, इसलिए वो झट से अपना हाथ पीछे करता है और अटकती आवाज में ईशा से झूठ कहता है, वो दरअसल मैं एक जगह पर गिर गया था, इसी वजह से। विहान आगे कुछ कहता इससे पहले ही ईशा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाती है और उसकी जख्म को पानी से साफ करने के बाद उसे एक कुर्सी पर बिठा कर कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ और यहाँ से हिलना मत, समझे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विहान उसे ही जाते देख रहा था। विहान को नहीं लगा था जिस ईशा को उसने बस गुस्सा करते देखा था उसे कभी उसके लिए इतनी फिक्र भी होगी। विहान ईशा को जाते हुए देख मुस्कुराते हुए मन में ही कहता है, कितनी अच्छी हो तुम ईशा, अपने मासूमियत और प्यार से किसी को भी एक पल में अपना बना लेती हो। काश मैं तुम्हें अपना सच बता पाता, पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ किसी के वादे से। स्वीटेस्ट 25। विहान कुछ सोच ही रहा था कि तभी ईशा वहां आती है। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो आकर उस बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रखती है और विहान के दाहिने हाथ को अपने हाथ में लेती है। उसके हाथ पर जिस जगह कट का निशान था वहां से खून निकलना अब बंद हो गया था। ईशा उस चोट पर एंटीसेप्टिक लगाकर उसे साफ करती है ताकि बाद में उस पर मरहम पट्टी कर सके। विहान तो बस प्यार से उसे ही एकटक देखे जा रहा था। ईशा फिर विहान के हाथ में मरहम पट्टी करने लग जाती है। वो इतने प्यार से ईशा को देख रहा था कि अगर कोई उसे देखे तो उसे अपने आप पता चल जाता कि विहान ईशा को पसंद करता था। ईशा मरहम पट्टी करते हुए ही विहान से कहती है, तुम ना बिल्कुल पागल हो। इतनी चोट लगी थी फिर भी वैसे ही हाथ लेके घूम रहे थे, ये नहीं कि उस पर मरहम पट्टी करूं। ईशा की बात का सामने से कोई जवाब नहीं आता देख वो विहान की ओर देखती है। विहान उसे ही प्यार से देख रहा था। विहान को ना जाने क्या होता है और वो ईशा को एकटक देखते हुए बड़े प्यार से शायरी बोल देता है, किसी मरहम की जरूरत नहीं, ये जख्म मिटाने के लिए तेरी एक झलक ही काफी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। ईशा कुछ देर खामोश होती है और फिर विहान से अकते हुए कहती है, देखो मैं ये सब कर रही हूँ, इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, समझे। वो तो मैं एक दोस्त के हैसियत से ये कर रही हूँ, वरना तुम्हें लगेगा कि मैं। उसने इतना कहा ही था कि विहान उसकी बात को काटते हुए बड़े प्यार से कहता है, क्या लगेगा मुझे। ईशा उससे नजरें फेर लेती है और कहती है, कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इतना कहकर ईशा उठने लगी ही थी कि विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओम अगंत अगंत तस्या वैश्याम करसु, ओम अगंत अगंत तस्या वैश्याम करसु। अचानक विहान ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ईशा को कुछ समझ आता इससे पहले उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। वो गिरती इससे पहले विहान ने उसे पकड़ लिया और टेबल पे सिर रखकर सुला दिया। माफ करना ईशा, मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं था तुम्हें वश में करने के लिए। तुम्हें वश में करना इसीलिए जरूरी है ताकि तुम मेरी हर बात मान पाओ, वो भी बस आंखों के इशारों से, ताकि तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। तुम आसानी से मेरे साथ आओगी, उस अस्त्र को ढूंढने में मेरी मदद करोगी। गुरुदेव का आदेश है ये तुम्हें और उस अस्त्र को अपने साथ ले आने का। बिना तुम्हारी मर्जी के उस अस्त्र को कोई भी छू नहीं सकता, मैं भी नहीं। उद्धरण 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 उद्धरण। फिर विहान बेहोश पड़ी ईशा को उसके कमरे में ले गया और बेड पर लेटाकर चला गया। रात के 2 बजे थे। ईशा अपने कमरे में सो रही थी। वो बहुत घबरा रही थी। वो नींद में ही कहने लगती है, माँ माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो सपना देख रही थी जो उसे सपने में दिखाई देती है। एक अलग ही दुनिया थी वह। अजब अजब इमारतों जैसे घर थे जो रंग बेरंगी थे। अलग अलग नस्ल के पेड़ पौधे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही अमीर राज्य हो, वो किसी फेरी टेल की तरह, जहाँ के लोग बहुत खुशी से रह रहे थे। सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे।
हर तरफ खुशियों का माहौल था। बाजारों में लोगों की चहल पहल थी। वो राज्य किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। तभी ईशा को एक राजमहल दिखाई देता है। पूरा सफेद रंग का महल था, वो जैसे संगमरमर के पत्थरों से बना हो। उस राजमहल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसी महल में एक झूला रखा था जिसमें कोई बच्चा रो रहा था। तभी वहां एक औरत आती है जो दिखने में कोई महारानी लग रही थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और उसके सिर पे ताज था। वो बहुत ही सुंदर थी। वो औरत उस झूले की तरफ आती है और उस बच्ची को अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहती है, ओ मेरी रानी बेटी, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? हाँ, उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी वो बच्ची चुप हो जाती है और एकटक उस औरत को देखती रहती है। वो औरत फिर से बड़े प्यार से कहती है, तुम एक बहादुर लड़की हो ना, और बहादुर लोग रोते नहीं है। इतना कहकर वो उस लड़की को अपने सीने से सटा लेती है और उसे सुलाने के लिए लोरी गाने लग जाती है। ईशा के कानों में बस उस औरत की लोरी गाने की आवाज ही घूम रही थी। तभी वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठ जाती है। उसके माथे पे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी। वो अपना हाथ माथे पर रखते हुए डरते हुए खुद से कहती है, फिर से वही सपना। आखिर क्यों? कौन है वो औरत? मैंने तो कभी उसे देखा तक नहीं है। फिर क्यों वो बार बार मेरे सपनों में आती है, मुझे अपनी बेटी कहती हैं? कौन सी दुनिया है वो? आखिर मुझे ही क्यों दिखती है वो? बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितनी बार वही सब दिखाई दिया है मुझे, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। ईशा टेबल पर रखी बोतल उठाती है और उसमें का पानी एक सांस में पी जाती है और बड़ी मुश्किल से फिर से वो सो जाती है। उद्धरण 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 उद्धरण। सुबह के 9 बज गए थे। समर पुलिस थाने में अपनी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में उसका फोन था। वो उन तस्वीरों को देख रहा था जो उसने परसों अपने दोस्तों के साथ खींची थी। तभी पांडे एक लड़की को साथ लेकर आता है और समर से कहता है, सर, आपने जिसे बुलाया था ना, वो यही है, उस होटल की रिसेप्शनिस्ट मिस नेहा। समर अपना फोन टेबल पर रखता है और नेहा को बैठने को कहकर उससे पूछता है, तुम रिसेप्शन पे बैठती हो, इसका मतलब होटल में आने जाने वाले लोगों पर तुम्हारी नजर तो रहती होगी ना? नेहा हमें अपना सिर हिलाकर कहती है, जी सर, होटल में एंटर करने वाले हर शख्स को मेरे पास ही एंट्री करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो तुम ये बताओ कि पिछले 2-3 दिनों में तुमने किसी अजीब इंसान को देखा है होटल के अंदर आते हुए, या कोई अजीब बात नोटिस की हो? समर नेहा से पूछता है। नेहा कुछ याद करती है, पर उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर समर के फोन पे पड़ी है। वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये आदमी कौन है? इसे मैंने कहीं तो देखा था, पर कुछ याद। नेहा ने इतना कहा ही था कि तभी समर झट से अपने फोन को देखता है। उसके फोन में और किसी की नहीं बल्कि विहान और उसकी तस्वीर थी। समर हैरानी के साथ नेहा को अपने मोबाइल पर की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, ये आदमी, इसे कहाँ देखा तुमने? जल्दी याद करो, कहाँ देखा था इसको तुमने? नेहा झट से कहती है, 3-4 दिन पहले ये आदमी हमारे होटल में आया था। नेहा उन पलों को याद करती है जब विहान उनके होटल में गया था। शाम के करीब 5 बजे थे। विहान जल्दबाजी में होटल किंग्स एंड क्वींस के अंदर चला आता है। तभी नेहा उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए सर, आप इसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते, आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। विहान नेहा की तरफ आता है तो नेहा देखती है कि वो पसीने से तरबतर था। नेहा घबराते हुए पूछती है, किससे मिलना है आपको? विहान कुछ सोचता है और इधर उधर देखते हुए अटकते हुए जवाब देता है, वो मुझे जिससे मिलना था वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से पहले ही चला गया। इतना कहकर विहान वहां से वैसे ही चला जाता है जैसे आया था। नेहा अपनी बात पूरी करती है। समर हैरान चेहरा बनाकर अपने मन में कहता है, ये विहान जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। पहले वो ब्रेसलेट और अब उसका उस होटल में होना। तुमसे तो मिलना ही होगा मुझे विहान। आधे घंटे बाद फार्म हाउस के अंदर सभी लोग मौजूद थे। तभी डोरबेल बजती है। ईशा सबसे कहती है, मैं देखती हूँ कौन है। इतना कहकर को दरवाजे के पास जाकर उसे खोलती है। सामने समर खाकी वर्दी पहने खड़ा था। स्वेटेस्ट 26 विहान गिरफ्तार। जब ईशा देखती है कि दरवाजे पर समर था तो वो हैरान और खुश दोनों हो जाती है। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, समर तुम यहाँ? समर सीधा मुद्दे की बात करते हुए कहता है, मुझे विहान से मिलना है। कहा है वो? हाँ, पर पहले अंदर तो आओ, ईशा कहती है। समर जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है तो देखता है कि सभी हॉल में ही मौजूद थे, विहान भी वही था। समर के पीछे पीछे पांडे भी अंदर आता है। समर सीधा विहान की तरफ बढ़ता है और उसके सामने जाकर कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट विहान। तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा हमारे साथ।
समर की ये बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। किसी को नहीं लगा था कि समर ऐसा कुछ बोलेगा। विहान भी हैरानी के साथ समर को देख रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही साहिल समर से बोल पड़ता है, समर, ये क्या कह रहे तुम विहान को गिरफ्तार कर रहे हो, पर क्यों? इसने क्या किया है समर, जो तुम इसे गिरफ्तार कर रहे हो? ईशा झट से कहती है। तुम सबके सवालों का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता। चलो विहान, ये कहकर समर विहान का वही हाथ पकड़ लेता है जिसमें उसे चोट लगी थी और ईशा ने उस पर पट्टी करी हुई थी। ईशा भी वो देख लेती है। समर विहान को दरवाजे तक लाता तभी ईशा समर के सामने आती है और उसको रोकते हुए कहती है, रुक जाओ समर, तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? तुम बता क्यों नहीं देते कि विहान ने किया क्या है? समर उसके सवालों को इग्नोर करता है और कहता है, मैं तुम सबके सवालों के जवाब खुद से दूंगा, पर इस वक्त नहीं, अभी मुझे इसे ले जाने दो और इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत पूछो। सभी खामोश हो जाते हैं और समर विहान को लेकर वहां से चला जाता है। उद्धरण 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 उद्धरण। इस वक्त विहान जेल में था। वो बार बार पांडे से एक ही बात पूछ रहा था कि उसे वहां किस लिए लाया गया था, पर पांडे था कि वो बस कुर्सी पर आराम से बैठकर चने चबा रहा था। थोड़ी ही देर में समर थाने में आता है। उसे आता देख पांडे जो आराम से बैठा था वो सीधा हो जाता है। एक हवालदार के पास जाता है और उसे जेल के दरवाजे का ताला खोलने को कहता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, समर जेल के अंदर विहान के पास चला जाता है। आखिर क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? विहान आक्रोश भरी आवाज में समर से पूछता है। समर विहान का दाहिना हाथ उसी को दिखाते हुए उससे जवाब देता है, इसकी वजह से। विहान अपना हाथ देखता है, उसमें वही नीला ब्रेसलेट था और समर उसी की तरफ इशारा कर रहा था। विहान घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए नॉर्मल आवाज में कहता है, ये ब्रेसलेट तो मेरा है, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि यह कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, समझे? उस सीरियल किलर के पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था जैसा तुम्हारे हाथ में है। समर गुस्से में विहान से कहता है। विहान उसकी बात सुन के एकदम खामोश हो जाता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत हैरान और घबराया हुआ था। कुछ पल समर विहान के कुछ कहने का वेट करता है, पर विहान था कि अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। तुम अगर सीधा सीधा बता नहीं दोगे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी विहान। समर विहान से गुस्से में बोल पड़ता है। वो दरअसल ये ब्रेसलेट तो मुझे मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट करा था। मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से इसे खरीदा था। विहान अटकती हुई आवाज में समर से झूठ बोलते हुए कहता है। वो आगे समर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखो यार समर, मैं सच में कुछ नहीं जानता इसके बारे में। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। समर उसकी आवाज से ही समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा था। समर थोड़ा हंसते हुए कहता है, झूठ अच्छा बोल लेते हो। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरे दोस्त आ सकते हैं, पर मैं उनके जितना सीधा नहीं हूँ, समझे? और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये बताओ कि तुम 3 दिन पहले उस होटल में क्या कर रहे थे जहाँ कल उस औरत की लाश मिली थी? समर फिर से विहान से पूछता है। विहान उस दिन को याद करता है और खामोश रहता है। वो कुछ कह नहीं पाता, वो बस किसी सोच में डूबा हुआ था। तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ सच कहने के लिए। अगर फिर भी तुमने सच नहीं बताया तो मुझे अपनी तरफ से सच निकालना बहुत अच्छे से आता है, समर विहान से कहता है और अपनी कुर्सी पर आके बैठ जाता है। विहान जेल के अंदर ही एक जगह आके बैठ जाता है। वो हैरान चेहरा लेकर अपने मन में ही कहता है, मेरे जैसा ही ब्रेसलेट, मतलब मानेबंद, पर वो पृथ्वी पर किसी और के पास कैसे है? ये तो बस हमारे ग्रह के लोगों के पास होता है जिसके अंदर हमारी ज्यादातर शक्तियां होती है। आगे की बात सोचते हुए विहान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो घबराने लगता है। विहान घबराए हुए ही मन में कहता है, इसका मतलब मेरे अलावा कोई और भी है जो पृथ्वी पर आया है। कहीं वो वही तो नहीं? नहीं, वो कैसे आ सकता है यहाँ? जरूर कोई और ही है। शायद उसी ने वो सब खून भी किए हैं अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा उसके बारे में, और ईशा को किसी भी हाल में उससे दूर रखना होगा उसे। विहान समर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर इस समर को कैसे समझाऊं, ये तो मुझे ही खूनी समझ रहा है। विहान समर के हाथों में रखा वही नीला ब्रेसलेट देखता है जैसा उसके पास था। समर उस ब्रेसलेट को ही देखे जा रहा था। विहान खुद से कहता है, समर को तो पता तक नहीं है कि जो चीज उसके हाथों में है वो कितनी शक्तिशाली है। वो दरिंदा जरूर इस मणिबंध को खोज रहा होगा। आखिर इसके बिना वो वापस हमारे लोक भी तो नहीं जा सकता है। स्वीटेस्ट 27 सुबह के 11 बज रहे थे। एक तरफ विहान जेल के अंदर था
तो दूसरी तरफ फार्म हाउस के अंदर साहिल, माही, तोता और ईशा परेशान बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी साहिल हॉल के अंदर पसरे सन्नाटे को तोते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। नहीं यार, तूने समर की कहीं बात सुनी नहीं थी क्या? उसने कहा था कि वो खुद हमें बताएगा कि उसने विहान को क्यों गिरफ्तार किया है। माही साहिल को समझाते हुए कहती है, पर विहान ने किया ही क्या है? वो 3-4 दिनों से तो हमारे ही साथ है ना, तो फिर वो कैसे कुछ कर सकता है? जरूर समर को कोई गलत फहमी हुई है। ईशा परेशानी में कहती है, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें वहां जाना ही होगा। साहिल फिर कहता है, विहान ने कुछ ही दिनों में सबको अपनी मीठी बातों पर ऐसा यकीन दिलवाया था कि सबको लग रहा था कि विहान बहुत अच्छा इंसान है और उसने कुछ गलत नहीं किया। इस तरफ थाने के अंदर पांडे समर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। सर, मेरी बात पर आप यकीन नहीं करोगे मुझे पता है, फिर भी एक बार मेरी बात सुनिए तो सही। पांडे समर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। समर, जो पिछले 15 मिनट से पांडे की बकबक सुन रहा था, वो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ पता है पांडे जी, उस औरत का खून एक एलियन ने किया है और वो स्केच में का इंसान वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है। यही कहना चाहते हो ना आप? पिछले 15 मिनट से यही सब सुन रहा हूँ। आप कभी कुछ काम की बात कह नहीं सकते क्या? जी सर, वही तो कह रहा था। पर आप, पांडे कहता है। तभी समर उसकी बात आधे में काटते हुए उसे धमकी देते हुए बोल पड़ता है, अगर आप एक और बार वही एलियन वाली बात बोलोगे ना तो इस विहान के साथ साथ आपको भी अंदर डाल दूंगा, समझे? पांडे भी बहुत जिद्दी था। वो फिर भी अपनी बात कहकर ही रहता है, अरे सर, मैं तो ये कह रहा था कि देखो सर, हमें जो पहले की लाशें मिली थी वो सब तो किसी ना किसी पूनम या फिर अमावस की रात को मिली, पर कल ना ही अमावस थी ना पूनम। समर उसकी तरफ देखता है। उसकी बात सच थी। समर सोच में पड़ जाता है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है पांडे जी, कल ना तो पूनम थी ना अमावस, और उस औरत के गर्दन पर भी वो नीला निशान था। ये कैसे हो सकता है? समर कहता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक हवालदार आता है और आते से ही समर से कहता है, सर, उस औरत के बारे में कुछ पता चला है? क्या पता चला है? समर झट से उससे पूछता है। सर, उस औरत का नाम शांति मेहता है। वो अकेली ही आई थी शिमला अपने कार में, और उसकी सफेद रंग की कार भी गायब है कल से, हवालदार कहता है। सर, ये वही कार तो नहीं जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखी थी? पांडे समर से कहता है। हाँ पांडे, जरूर वो उस औरत की ही कार थी जिसमें से उस कातिल ने उसे होटल के पार्किंग लॉट पर फेंका था। इसका मतलब वो सफेद रंग की कार अभी भी उस कातिल के पास है, समर कहता है। विहान बस उन सब की बातें सुन रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। समर कुछ बोल ही रहा था कि तभी वहां साहिल, तोता, माही और ईशा आते हैं। आते से ही सभी समर से सवालों का भाड़ीमार कर देते हैं। किसी को भी एक दूसरे की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तभी समर सबको शांत कराते हुए कहता है, क्या कर रहे हो यार, एक एक करके बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी एकदम चुप हो जाते हैं। अब तो बता दो समर, विहान को तुम क्यों लाए हो यहाँ? ईशा समर से पूछती है। समर उन सबको सब कुछ बता देता है कि विहान के उस ब्रेसलेट के बारे में और विहान का उसी होटल में मौजूद होना जहाँ उस औरत का खून हुआ था। तुम्हें वजह जाननी थी ना इसके गिरफ्तारी की, तो यही थी वजह। समर अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, क्या इतनी सी बात के लिए तुमने ये मान लिया कि विहान ही वो खूनी है? ईशा हैरानी के साथ समर से पूछती है। समर ईशा को समझाते हुए कहता है, नहीं ईशा, मैंने ये कब कहा कि विहान ही खूनी है? उसके पास वो ब्रेसलेट है, इसलिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। समर, हो सकता है कि उसके पास उस खूनी जैसा ही ब्रेसलेट हो। शायद विहान ने वहीं से उसे खरीदा हो जहाँ से उस खूनी ने। पर इससे ये बात थोड़ी ना साबित होती है कि विहान का कुछ कनेक्शन है उस खूनी से, साहिल समर से कहता है। समर परेशान होते हुए मन में ही कहता है, अब इन सबको कैसे समझाऊं कि वो कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं जो किसी भी दुकान पर मिले, बल्कि वो बहुत ही अजब मेंटल का है जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। तोता समर से कहता है, समर, मुझे लगता है तुम्हें विहान को छोड़ देना चाहिए। समर 2 पल चुप रहता है। अगले ही पल वो सबसे पूछता है, अगर तुम सबको ये सही लगता है कि विहान निर्दोष है तो मुझे ये बताओ कि कल वो पूरा दिन कहाँ था? मैं कल सुबह जब फार्म हाउस से जा रहा था तो तुम सब थे वहाँ, सिवाय विहान के। क्या इसका जवाब है तुम सब के पास? सभी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि किसी के भी पास समर के इस सवाल का जवाब नहीं था। विहान भी अब घबराने लगा था। वो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वो कल कहाँ गया था। तोता कुछ याद करते हुए सबसे कहता है, हाँ यार, हमने तो विहान से पूछा ही नहीं कि कल के पूरे दिन वो कहाँ था। सभी मुड़कर विहान को देख रहे थे। तभी अचानक ईशा झट से कहती है, मैं जानती हूँ वो कल कहाँ था। ईशा की यह बात सुन के सभी उसकी और हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं।
विहान को और ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ईशा को कैसे पता चला था कि वो कल कहाँ गया था। समर ईशा के सामने आकर खड़ा होता है और उसे एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तो तुम जानती हो कि वो कल कहाँ था? हाँ, तो बताओ कहाँ था विहान कल के दिन? स्वेटस्त्र 28 सम्मोहन। समर ईशा के सामने आता है और उसे एकटक देखते हुए भारी आवाज में पूछता है, तो तुम्हें पता है कि विहान कल पूरा दिन कहाँ था? तो बताओ। समर को लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। ईशा पहले तो घबरा जाती है समर को यूं अपने सामने खड़ा देखकर, पर वो अपने डर को छुपाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, विहान पूरा दिन अपने कमरे में था और मैं भी थी उसके साथ। विहान भी हैरान हो जाता है ईशा का जवाब सुन के। समर कुछ कहता इससे पहले ही तोता बोल पड़ता है, पर कल तो हम सब विहान को उसके कमरे में देख आए थे और ईशा तूने भी तो कहा था कि तू नहीं जानती विहान कहाँ गया है। ईशा हकलाते हुए कहती है, वो मैंने एक्चुअली झूठ कहा था तुम सबसे। क्योंकि आगे की बात ईशा विहान की ओर देखते हुए झट से कहती है, क्योंकि विहान और मैं मिलके तुम सबको प्रंक करने वाले थे। विहान को कुछ समझ नहीं आता है कि ईशा क्या कह रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसने ईशा को सम्मोहित किया था, ये शायद उसी का असर था। दरअसल विहान ने ईशा को सम्मोहित करने की वजह से ईशा को जाने अनजाने में उससे अट्रैक्शन बढ़ रहा था। उसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति विहान ही नजर आने लगा था। चलो अच्छा हुआ ईशा मेरी तरफ इंट्रैक्ट हो रही हैं, सब कमाल मेरे मंत्र की शक्ति का है। अब ईशा हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। विहान मन ही मन बोला। हाँ, ईशा बिल्कुल सच कह रही है। एक्चुअली मैंने ही ये आइडिया दिया था उसे इस प्रंक के बारे में, पर तुम सब न्यूज में कल उस खून की खबरें देखने में इतना बिजी हो गए थे कि हमने हमारा प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों ईशा? विहान ईशा की तरफ देखता है तो ईशा भी हमें अपना सिर मिलाती है। साहिल, तोता और माही को उन दोनों का झूठ सच लग रहा था। साहिल विहान से कहता है, विहान तुम बाद में भी तो बता सकते थे ना इसके बारे में। कल हम सब खामखा ही परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। विहान उससे माफी मांगता है। तभी ईशा समर की तरफ देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना समर की विहान निर्दोष है। और रही बात उस होटल में विहान के होने की, तो विहान 3-4 दिन पहले गया था उस होटल में और उस औरत की लाश कल मिली है। अब कोई भी वजह नहीं है तुम्हारे पास विहान को जेल में रखने की। अब उसे छोड़ दो। ईशा की बात सुनने के बाद बाकी सब भी समर को रिक्वेस्ट कर रहे थे विहान को रिहा करने के लिए। समर को ईशा पर काफी गुस्सा आ रहा था। सबसे ज्यादा बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि ईशा और बाकी सब उसके दोस्त होकर विहान की साइड ले रहे थे। पर समर ये भी जानता था कि अब उसके पास कोई सबूत नहीं था विहान के खिलाफ। समर न चाहते हुए कहता है, ठीक है, तुम सबको लगता है कि विहान ने कुछ नहीं किया तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। उसके इतना कहने की ही देर थी कि साहिल, माही और तोता खुशी से उसे गले लगाने लगते हैं और थैंक यू कहने लगते हैं। पर ईशा विहान की तरफ देख रही, वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लग जाती है। विहान भी उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था और इस तरफ समर ईशा को गुस्से से देख रहा था। समर मन में खुद से कहता है, ऐसा क्या किया है इस विहान ने 4 दिनों में, जो मेरे दोस्त इसके लिए मुझसे अपने दोस्त से बहस करने लगे थे। और इस ईशा की बच्ची को तो इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। दोपहर हो गई थी, सभी विहान के साथ वहां से जा चुके थे। समर अपनी कुर्सी पर बैठा अपने फोन को घुरे जा रहा था। उसके फोन में ईशा की एक तस्वीर थी जो उस दिन उन्होंने हिल स्टेशन पर खींची थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। पांडे समर के सामने वाली चेयर पर अपना हाथ अपने गाल पर रख के समर को ही देख रहा था। थाने में 5 हवलदार थे जो दूसरे 2 टेबल के सामने वाली कुर्सियों पर बैठे थे। वो सभी पांडे की तरफ ही देख रहे थे। समर को इतना गुस्से में देख सभी परेशान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी समर से कुछ कहने की। एक हवलदार पांडे की तरफ देखते हुए इशारों में कहता है कि वो समर से कुछ कहे। पांडे भी उसका इशारा समझ जाता है। पांडे डरते हुए घेरे से समर से कहता है, सर आप। उसने इतना कहा ही था तभी समर उसकी तरफ घूर कर देखता है। पांडे बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो उससे पूछता है, जी कुछ कह रहे थे आप? पांडे हिम्मत करते हुए कहता है, जी सर, मैं कह रहा था कि आप फोन में क्या देख रहे हो सर। समर कुछ नहीं कहता। पांडे को पता था कि समर क्यों गुस्से में था। वो समर को समझाते हुए बोल पड़ता है, सर अब जाने दीजिए ना उस विहान को, वैसे भी वो हमारे कुछ काम का नहीं था। अगर वो मुजरिम है तो आप देखना हमें इससे भी बड़ा सबूत मिलेगा उसके खिलाफ। समर बस चुप्पी साधे रहता है, कुछ कहता नहीं है। इस तरफ फार्म हाउस में ईशा अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए अपना फोन देखे जा रही थी। ये सा लग रहा था वो किसी के फोन का इंतजार कर रही हो। वो खुद से कहती है, पापा ने तो कहा था मिश्रा जी खुद फोन करके मुझे फिर से जॉब ऑफर करेंगे।
पर अब तक उनका फोन कैसे नहीं आया। वो इतना बोली ही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुलने का कर्र आवाज आता है। ईशा पहले तो बहुत डर जाती है, पर जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो देखती है कि वहाँ विहान खड़ा था। ईशा एक गहरी सांस लेकर कहती है, ओ विहान तुम हो, मैं तो डर ही गई थी। ईशा उठकर बैठ जाती है। तुमने सबसे झूठ क्यों बोला ईशा कि मैं कल अपने कमरे में था। विहान उसके पास आता है और उससे पूछता है, जबकि वो सच जानता था कि ईशा उसके सम्मोहन में है, फिर भी नाटक करते हुए उससे कहता है, तुम्हें बचाने के लिए विहान। ईशा एकटक विहान की आंखों में देखकर कहती है, पर क्यों ईशा, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती थी। विहान पूछता है। श्वेतस्त 30 समर फार्म हाउस रहने आ गया, क्योंकि मुझे पता है विहान तुम निर्दोष हो, तुम्हारा उस खून के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इतने दिनों में तुम्हें इतना तो जान चुकी हूँ मैं, समझे। बस इसीलिए मैंने सबसे झूठ कहा कि तुम कल पूरा दिन मेरे साथ थे। ईशा कहती है, मेरा वशीकरण मंत्र बहुत बढ़िया काम कर रहा है ईशा के ऊपर। विहान मन ही मन बोला और बस प्यार से ईशा को देखने लगा। वो ईशा के बहुत नजदीक आता है और घेरे से बड़े प्यार से उससे कहता है, तो तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब किया, हाँ, कहीं तुम मुझसे। विहान को अपने इतना करीब देखकर ईशा झट से पीछे हो जाती है। विहान आगे कुछ कहता इससे पहले ही ईशा अटकते हुए बोल पती है, तब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई तुम्हें पसंद वसंद नहीं करती, समझे। इतना कहकर ईशा दूसरी तरफ देखने लग जाती है। पर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो, ये तो तुम ही कह रही हो। विहान झट से कहता है, तुम ना बातें बनाना बंद करो, समझे, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकबक सुनने के लिए, समझे। ईशा मुंह बनाते हुए विहान की तरफ उंगली करते हुए उसे कहती है, मैं तो चला जाता हूँ यहाँ से, पर मेरे जाने के बाद मुझे याद मत करना, हाँ। वो क्या है ना, मुझे हिचकी लेना पसंद नहीं है। विहान ईशा से मजाक करते हुए कहता है और गाना गुनगुनाता है, मेरी राहें तेरे तक है। और ये गाना गुनगुनाते हुए ही वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देख न जाने क्यों ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। ये सब उस मंत्र का कमाल था। उसके जादू के कारण कहीं ना कहीं ईशा भी विहान को पसंद करने लगी थी। विहान की बातें, उसका फ्लर्ट करना भी ईशा को अब पसंद आने लगा था। विहान जब उससे फ्लर्ट करता था तब ईशा उस पर ध्यान नहीं देती थी। विहान ने कमरे से बाहर आकर खुद से कहा, चलो सम्मोहन से ही सही, पर ईशा मुझमें इंटरेस्ट तो ले रही हैं, वो मुझे अपना मानने लगी हैं। विहान शायद ये बात भूल गया था कि प्यार धोखे से नहीं मिलता, उसके लिए सच्चा होना बहुत जरूरी होता है, पर इस वक्त उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उद्धरण 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 उद्धरण। कहते हैं जब इंसान समझदार बन जाता है तो वह अपने बचपन में जैसा था, बड़ा होकर उसके बिल्कुल अलग बर्ताव करने लग जाता है। जैसे अगर वो बचपन में बहुत बातें करता था तो बड़ा होकर वो बहुत शांत स्वभाव का हो जाता है। ऐसा ही कुछ समर के साथ भी हुआ था। बचपन में जो समर बहुत बातें करता था, हर किसी को अपनी बातों से कुछ ही पलों में अपना बना लेता था। कोई कितना भी सैद क्यों ना हो, उससे बात करने के बाद खुश हो जाता था। पर अब समर काफी बदल गया था। वो बहुत शांत और बहुत ही सोच समझकर बातें करता था। शाम हो गई थी और समर अपनी पुलिस की जिप्सी से कहीं जा रहा था। पांडे जो जिप्सी चला रहा था वो समर से पूछता है, सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। आप बस गाड़ी चलाते रहिए पांडे जी, वहाँ जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा सब। समर आगे की रोड को देखते हुए जवाब देता है। थोड़ी देर बाद जिप्सी फार्म हाउस के आगे आके रुकती है। समर और कहीं नहीं बल्कि फार्म हाउस आया था। वो दोनों दरवाजे के पास जाते हैं और पांडे डोर बेल बजता है। माही दरवाजा खोलती है तो उसे समर और पांडे दिखते हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे। माही हैरान होते हुए घबराते हुए कहती है, समर तुम फिर से विहान को ले जाने तो नहीं आए ना। नहीं माही, हमने तो उसे रिहा कर दिया था ना सुबह ही। मैं तो यहाँ अपने काम से आया हूँ, समर मुस्कुराते हुए कहता है। ये कहकर समर सीधा अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी बैग थी। साहिल उसे आता देख हैरानी के साथ कहता है, समर तुम यहाँ। समर उसकी तरफ जाता है और खुशी के साथ कहता है, हाँ यार मैं यहाँ, और अब से तुम सब के साथ ही रहूंगा। मैं वैसे भी अकेले रहकर बोर हो रहा था और मैं यहाँ से भी तो थाने आ जा सकता हूँ ना, तो सोचा तुम्हारे साथ ही रह लेता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद साहिल को बहुत खुशी होती है और वो कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो कब से चाहता था कि तू हम सबके साथ रहे। फाइनली तू मान गया। ये कहकर साहिल समर के गले लग जाता है। पांडे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो समर ने कहा था कि उसने कोई प्लान बनाया है और यहाँ समर फार्म हाउस में रहने की बात कर रहा था।
चलो इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा, ये सोचकर पांडे चुप रहता है। थोड़ी देर बाद पांडे वहां से जा चुका था। समर, साहिल, तोता, विहान हॉल में बैठे थे। विहान, सॉरी यार, मैंने तुम पर खामखाही शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, समर विहान से कहता है। अरे इट्स ओके यार, तुम तो अपना काम कर रहे थे, और वैसे भी दोस्ती में क्या सॉरी और थैंक यू, विहान समर को समझाते हुए कहता है। तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए हो यार, ये सब छोड़ो और डिनर करने चलो। मैंने और ईशा ने हम सब के लिए सरसों का साग बनाया है, माही किचन से आते हुए खुशी के साथ कहती है। वाह, सरसों का साग तो मेरा फेवरेट है। चलो यार सब खाना खाने, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तोता एक्साइटेड होते हुए कहता है। सभी डाइनिंग टेबल पर आके बैठते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। ईशा और विहान दोनों साथ में बैठे थे और वो भी समर के एकदम सामने। समर बस ईशा को ही घूरे जा रहा था कब से, खाना तो उसके गले के नीचे उतर ही नहीं रहा था मानो। वो ईशा को देख मन में खुद से कहता है, इस ईशा की वजह से ही विहान मेरे हाथ से निकल गया। ईशा की बच्ची स्कूल में तो बहुत गरीब गाय बनती थी, और अब देखो कैसे शेरनी की तरह गुर्राती है सब पे। तुझसे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आगे की बात समर विहान की ओर नजरें करता है और मन में कहता है, मैं तो यहाँ बस इस पे नजर रखने के लिए आया हूँ, कहीं इस विहान की वजह से मेरे दोस्त किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम देख लेना विहान, मैं जल्द ही कोई ऐसा सबूत ढूंढ लूंगा तुम्हारे खिलाफ, जिससे तुम्हें तो पक्का जेल होगी। श्वेतस्त्र 31। समर कब से बस ईशा और विहान को ही घूर रहा था, जो उसके सामने बैठे थे। उसने अभी तक खाने का एक निवाला तक नहीं खाया था। माही की नजर जब समर की प्लेट पर पड़ती है, तो उससे कहती है, किस सोच में डूबे हो समर, और तुम खाना क्या नहीं खा रहे हो, तुम्हें सरसों का साग पसंद नहीं है क्या? ऐस बड़ी ही बात नहीं है माही, वो दरअसल मुझे भूख नहीं है, मैंने यहाँ आने से पहले ही डिनर कर लिया था बस। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वो दरअसल मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए, समर माही से कहता है, और वहां से उठकर जाने लगता है। उनमें से कोई कुछ कहता इससे पहले ही समर वहां से चला जाता है। शाम के 9 बज रहे थे, और ईशा अपने कमरे में फोन पे किसी से बात कर रही थी। ओके सर, हाँ ठीक है सर, पर सर मैं इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ से जमा करूंगी? ईशा पूछती है। ईशा के बॉस मिश्रा जी का आगे से जवाब आता है, वो तुम अपने हिसाब से देखो, अब तुम शिमला में ही हो इसलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम्हें मैंने वापस जॉब तो दे दी है, इसलिए पहले की तरह बहुत मेहनत से काम करो, बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर मिश्रा जी फोन काट देते हैं। आशीष, चलो फाइनली मुझे जॉब वापस मिल गई, पर मैं उस डॉक्यूमेंट्री के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से लूँ? ईशा एक गहरी सांस चढ़ के कहती है। दरअसल ईशा जो एक रिपोर्टर थी, उसको ऐसे आर्टिकल्स लिखने होते थे कि जिसमें कोई बहुत अलग ही कहानी हो, जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत पसंद हो, कुछ ऐसा जो काफी चर्चा का विषय हो उस वक्त। और इस वक्त जो काफी न्यूज में चल रही थी, वो थी एक सीरियल किलर की केस। ये वही केस थी जो शिमला में अभी चल रही थी, जिसे समर हैंडल कर रहा था। ईशा को उसी केस के ऊपर एक सीरीज लिखनी थी, और कुछ तस्वीरों की भी उसे जरूरत थी जो उसका चैनल न्यूज में दिखाने वाला था। ईशा ने लिखे आर्टिकल्स उसके न्यूज चैनल पे एक एंकर पढ़ के सुनाया करती थी। मैंने हाँ तो बोल दिया है बॉस को, पर इस केस की इंफॉर्मेशन कहाँ से लाऊं मैं? ईशा टेंशन के साथ खुद से कहती है। वो अपने कमरे में ही इधर से उधर चल रही थी, उसने अपने हाथ एक दूसरे में फोल्ड करके रखे थे। तभी उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल भी आती है। ईशा एक चुटकी बजाते हुए खुद से कहती है, आइडिया, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी उससे पूछकर आती हूँ। दूसरी तरफ समर अपने कमरे में था। साहिल के कमरे के पास ही उसका कमरा था। समर टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो झट से पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ईशा खड़ी थी। उसे वहां देखकर भी समर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर से अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो जाता है। समर का ये बिहेवियर ईशा को बहुत अजीब लगता है, और उसके चेहरे पर भी वो साफ साफ देखा जा सकता था। वो समर के कंधे को थपथपाते कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी समर बोल पड़ता है, क्या है? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ईशा समर की बात को इग्नोर करते हुए सीधा अपनी बात कहती है। समर पीछे पलटता है और बेमन से कहता है, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक्चुअली ना, मेरे बॉस ने मुझे एक काम दिया है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ईशा जल्दी से कहती है। मेरी मदद? पर क्यों? समर हैरानी के साथ खुद की तरफ हाथ से इशारा करते हुए ईशा से पूछता है। वो दरअसल तुम जो केस हैंडल कर रहे हो ना, उस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, बस कुछ दिन की ही बात है,
तुम मुझे उस केस की सारी इन्फॉर्मेशन देते जाओ, मैं उसे रिकॉर्ड करते जाऊंगी, ईशा एक्साइटेड होते हुए समर को जवाब देती है। उसे लगा था कि समर तो पक्का उसकी मदद करेगा, पर वो नहीं जानती थी कि समर उस पे कितना गुस्सा विहान की वजह से। और अगर मैंने मना कर दिया तो, समर अपनी चेयर को फिर से टेबल की तरफ घुमाते हुए कहता है। और फिर से किताब पढ़ने लग जाता है। क्या? पर क्यों समर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ईशा चौंकते हुए समर के सामने आकर उससे से पूछती है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझी? समर किताब पढ़ते हुए ही जवाब देता है। पर समर, ईशा इतना कह ही रही थी कि तभी समर उसकी तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, तुम ना अपने विहान से ही पूछो ना इसके बारे में। वैसे भी इस केस के बारे में मुझसे ज्यादा वो अच्छे से जानता है। ईशा समझ जाती है कि समर अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा था उस पर। आखिर वही तो थी जो विहान की साइड लेकर समर से बहस कर रही थी। ओह, तो तुम अब भी उसी बात से नाराज हो? हाँ, अब जाने भी दो ना समर उसको। ईशा समर को समझाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है। समर झट से अपना हाथ पीछे लेते हुए गुस्से से कहता है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, जाने दो इस बात को, और तुम विहान से ही पूछो इस केस के बारे में। और अब चली जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर समर फिर से किताब की तरफ मुंह करता है। उसकी ये बात सुन के ईशा को बहुत बुरा लगता है। ईशा कुछ कहने ही वाली थी, पर वो खुद ही रुक जाती है और अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहां से चली जाती है। जब वो वहां से चली जाती है तो समर वो किताब झट से बंद करता है जो वो पढ़ रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी दोस्त को ही मदद करने से इनकार कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने गुस्से के कारण। समर अपना सिर टेबल पर रख देता है और आंखें बंद करता है। श्वेतस्त्र 32। सुबह के 8 बज रहे थे। समर पुलिस थाने जाने के लिए अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी। वो आईने के सामने खड़ा था और अपने बाल संवार रहा था। तभी उसे कल रात की वो बात याद आती है जब ईशा उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए उससे हेल्प मांग रही थी, पर उसने गुस्से में ईशा को मना कर दिया था। समर आईने में देखते हुए मन में ही खुद से बोल पड़ता है, शायद तुझे उस पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था समर, आखिर दोस्त है वो मेरी। क्या हुआ अगर उसने विहान की साइड ले आई तो? उसने इतना सोचा ही था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि आईने में जो वो खुद को देख रहा था वो उससे कह रहा हो, ये क्या सोच रहा है समर, तूने जो कल ईशा के साथ किया वो सही किया समझे? तूने देखा नहीं वो लड़की जिसे तू अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है वो कैसे उस छोटे विहान की साइड ले रही थी। आगे की बात कहते हुए वो ईशा की नकल करते हुए कहता है, समर विहान ने कुछ नहीं किया समर, इसे प्लीज छोड़ दो, ये कल पूरा दिन मेरे साथ ही था। विहान निर्दोष है समर, उसे छोड़ दो। समर अपने ख्यालों से बाहर आता है और गुस्से में कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी ना बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता हूँ। दोस्त हुई तो क्या हुआ, हेल्प करना तो दूर, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। समर को सबसे ज्यादा ये बात खटक रही थी कि किसी अनजान शख्स के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके बात पर ही यकीन नहीं किया। समर हमेशा से ईशा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, क्योंकि वही एक थी जो उसे समझती थी। स्कूल में जब समर का कोई दोस्त अपसेट होता था तो समर एक झटके में उसका मूड ठीक करता, पर जब समर अपसेट रहता था तो एक ईशा ही थी जो बिना कुछ बोले ही उसकी प्रॉब्लम समझती थी, उसको हंसाती थी। समझती भी कैसे नहीं, वो उससे पसंद जो करती थी, पर समर को इसकी भनक नहीं थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे प्यार करती थी। समर इस वक्त पुलिस थाने आया था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी पांडे उसकी ओर आता है और झट से कहता है, सर फोरेंसिक डिपार्टमेंट से फोन था, हमें अर्जेंटली वहां बुलाया है, कह रहे थे कि जो पिछली 6 लाशें हमें मिली थी उसके बारे में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला है और हमें वहां इसी वक्त बुलाया है। समर कुछ कहता इससे पहले ही दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। समर और पांडे उस साइड देखते हैं जहां से आवाज आई थी। वहां ईशा खड़ी थी जिसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी। शर्ट की इंकरी हुई थी और उसने गले में एक आईडी कार्ड भी पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा भी था। ईशा बिल्कुल किसी रिपोर्टर की तरह दिख रही थी। सर ये तो आपकी दोस्त है ना, पांडे घेरे से समर से कहता है। तुम यहाँ भी आ गई, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी क्यों आई हो यहाँ? समर ईशा को गुस्से से देखते हुए कहता है। ईशा उसके पास जाती है और टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, अब मुझे तो आना ही था, एक रिपोर्टर जो ठहरी, और वैसे भी तुम मुझे अपने साथ आने से नहीं रोक सकते समझे, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरे काम में तुम दखल नहीं दे सकते। समर कुछ कहता नहीं, बस ईशा को गुस्से से घूरते हुए अपनी कुर्सी से उठकर पांडे से कहता है, चलिए पांडे जी, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है किसी की बकवास सुनने के लिए। समर तेजी के साथ वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे पांडे भी चला जाता है। ईशा को समर का यूं उसे इग्नोर करना बहुत गुस्सा दिला रहा था।
वो भी तमतमाते हुए उनके पीछे पीछे जाती है। समर सीधा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आके बैठता है। पांडे समर की बगल वाले सीट पर बैठने के लिए डोर खोलने ही लगता है, तभी ईशा जल्दी से आकर उसे साइड करती है और गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती है। पांडे उससे कुछ कहता इसके पहले ही समर अपना गुस्सा ईशा के ऊपर बरसाते हुए बोल पड़ता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कल भी झूठ बोल के उस विहान को छुड़ा ले गई थी और आज भी मेरे काम में टांग अड़ाने आई हो। मैं किसी के काम में कोई टांग नहीं अड़ा रही हूँ, बल्कि अपना काम कर रही हूँ, समझे? ईशा तेवर दिखाने का नाटक करते हुए कहती है। अब चलो चलो, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, हमें देर हो रही है, ईशा फिर से नाटक करते हुए बोलती है। समर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे देर भी हो रही थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और गाड़ी शुरू करता है। पांडे जैसे ही देखता है कि गाड़ी शुरू हो गई है, तो वो जल्दी से पीछे वाले सीट पर आके बैठ जाता है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिस में समर, पांडे और उनके पीछे पीछे ईशा भी ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। आइए इंस्पेक्टर, मैं आपके ही आने का वेट कर रहा था। मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। उन्हें आता देख डॉक्टर दास जल्दी से कहते हैं। क्या हुआ डॉक्टर दास, कौन सी ऐसी बात पता चली आपको जो आपने मुझे इतने अर्जेंटली बुलाया? समर पूछता है। बात ही कुछ ऐसी बड़ी ही है इंस्पेक्टर, यहाँ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। डॉक्टर दास समर को एक टेबल के पास ले जाते हुए हड़बड़ाहट से कहते हैं। उस टेबल पर कुछ तस्वीरें थी। वो समर को तस्वीरें दिखाते हुए कहते हैं, ये फोटोज देख रहे हो, ये उस औरत की लाश के गर्दन की फोटो है। समर, पांडे और ईशा एक एक तस्वीर देखने लग जाते हैं। वो तस्वीरें उस औरत के गर्दन पे जो नीला निशान था उसकी थी। ये तो वैसा ही निशान है ना, जैसा हमें पहली 5 लाशों के हाथ पर मिला था। इसके बारे में कुछ पता चला क्या? समर डॉक्टर से पूछता है। श्वेतस्त्र 33। डॉक्टर दास कहते हैं, पिछली 5 लाशों के हाथ पर बना निशान किसी की उंगलियों का है, पर इस औरत के गर्दन पर बना निशान ऐसा है जैसे किसी ने अपने दांतों से इसके गर्दन को काटा हो। हमें उसके गर्दन पर किसी के डेंटल मार्क मिले हैं। उस कातिल के दांतों की मदद से जहर उस औरत के पूरे शरीर में फैला है, और हैरानी की बात तो ये है कि इतना कहकर वो खामोश हो जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, आप चुप क्यों हो गए अचानक? समर जल्दी से डॉक्टर से पूछता है। आप चुप क्यों हो गए डॉक्टर? बोलिए ना, क्या कह रहे थे आप? समर कहता है। डॉक्टर दास थोड़ा घबराते हुए धीरे से बोल पड़ते हैं, जिस औरत की लाश आपको मिली है वो उसका दिल गायब है। ये बात सुन के समर, ईशा और पांडे तीनों के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। पांडे के तो पसीने छूटने लग गए थे ये सुन के। पांडे घबराए और अटकती आवाज में कहता है, क्या लल्ला, लाश का दिल गायब है? सर मैंने कहा था ना, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। जरूर जरूर ये सब किसी एलियन ने किया है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात बताइए डॉक्टर, हमें जब ये लाश मिली थी तब तो कोई भी घाव का निशान नहीं था उस पर, फिर उसका दिल कैसे गायब हो सकता है? समर हैरान होते हुए डॉक्टर दास से कहता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। बॉडी पर कट का कोई भी निशान नहीं है, ना कोई जख्म है, तो फिर उसका दिल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मेरे साथ साथ बाकी मेरे असिस्टेंट भी हैरान है, पर यही सच है इंस्पेक्टर जो मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो उस लाश को भी देख सकते हो, ऊपर से तो पूरी नॉर्मल दिखती है वो लाश, डॉक्टर दास परेशान आवाज में कहते हैं। समर उस लाश की तस्वीरें देखने लग जाता है जो टेबल पर रखी थी। वो लाश बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। उन फोटोज को देखकर वो सोच में पड़ गया था। ईशा जो इतनी देर से खामोश उन सब की बातें सुन रही थी, वो अचानक डॉक्टर दास से पूछती है, डॉक्टर क्या मैं और जान सकती हूँ उस लाश के बारे में? उसकी बात सुन के समर और पांडे उसकी ओर देखने लग जाते हैं। डॉक्टर दास उल्टा ईशा पर ही शक करते हुए समर से पूछते हैं, ये कौन है? ये पुलिस अफसर तो नहीं लग रही, कहीं ये प्रेस से तो नहीं है ना? उनकी बात से ईशा थोड़ा घबरा जाती है। नहीं नहीं डॉक्टर, ये प्रेस से नहीं है, ये तो हमारे साथ ही आई है। समर बात को संभालते हुए डॉक्टर दास से कहता है। वो आगे कहता है, अच्छा तो मैं अभी चलता हूँ और इन फोटोज को अपने साथ ले जाता हूँ। अगर आपको कुछ और बात पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिए। डॉक्टर दास हामी देते हैं और वो तीनों वहां से चले आते हैं। इस वक्त पांडे गाड़ी चला रहा था और समर उसके साइड में बैठा था। ईशा पीछे वाले सीट पर थी। ईशा जी, आपको उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना चाहिए था। पता है आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती अगर उन्हें ये पता चलता कि आप एक रिपोर्टर हो तो। पांडे गाड़ी चलाते हुए ही ईशा से कहता है, मेरा रिपोर्टर होना कोई क्राइम है क्या? मैं तो बस, ईशा पांडे से कहती है। उसकी बात बीच में ही काटते हुए समर जो आगे बैठा हुआ था वो पीछे पलटकर झट से उससे बोलता है, एक रिपोर्टर होके तुम्हें इतना भी मालूम नहीं क्या कि तुम्हें कब कहा और क्या बोलना चाहिए? मैं उनसे वही तो पूछ। ईशा अपनी बात रखते हुए इतना कहती इससे पहले ही समर फिर उससे बोल पड़ता है,
तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही अच्छा होगा, समझी। डॉक्टर दास ने बस हमें यानी पुलिस को बुलाया था वहाँ, क्योंकि वो उस केस के सिलसिले में कुछ सीक्रेट बातें बताना चाहते थे। और ऐसे में अगर उन्हें पता चलता कि कोई रिपोर्टर वहाँ मौजूद है तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझ पर भी भड़क जाते तुम्हें वहाँ ले जाने की वजह से, समझी। ईशा को अपनी गलती समझ आती है। वो कुछ कहती नहीं, बस खामोश ही रहती है। गाड़ी पुलिस स्टेशन आके रुकती है। वो तीनों गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज ढल चुका था। इस वक्त ईशा एक कुर्सी पर आके बैठी थी। उससे कुछ दूरी पर समर एक टेबल के सामने रखी अपनी कुर्सी पर आके बैठा था। पांडे जल्दी से समर के सामने वाली कुर्सी पर आके बैठ जाता है। कुछ पलों की खामोशी के बाद पांडे हिचकिचाते हुए धीरे से समर से कहता है, सर, सुबह से देख रहा हूँ मैं, जब से आपकी दोस्त यहाँ आई है मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ आप बस उन पे गुस्सा ही कर रहे हैं। उनकी तरफ एक बार देखिए तो सही, आपकी बातों का उन्हें कितना बुरा लगा है। बेचारी कब से मायूस बैठी है। आपको उन पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था सर। पांडे की बात सुनकर समर ईशा की तरफ देखने लग जाता है, जो एक कोने में रखी कुर्सी पर खामोश बैठी हुई थी। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। समर कुछ पल यूं ही उसे देखता है और फिर पांडे से घिरे से कहता है, पांडे जी, आपको क्या लगता है वो खामोश बैठी है इसका मतलब वो मेरी बात का बुरा मान के बैठी है क्या? नहीं, वो जरूर कुछ सोच रही होगी। अभी देखना, ये हमारे पास आएगी और हमसे केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगी। कुछ मिनट बाद ईशा ठान लेती है कि वो आज किसी भी हालत में केस की सारी जानकारी वहां से लेकर ही जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा समर ने पांडे से कहा था। ईशा उनकी तरफ ही आती है। उसे आता देख पांडे समर की ओर ऐसे देखता है जैसे उससे मन में कह रहा हो, आपकी बात तो सही निकली सर। ईशा पांडे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिछले 6 खूनों के बारे में मुझे सारी की सारी जानकारी चाहिए, ईशा कॉन्फिडेंस के साथ पांडे से कहती है। वो आगे बोलती है, मुझे उन लाशों के बारे में वो सभी बातें जाननी है जो अब तक आप लोगों ने किसी भी न्यूज चैनल को नहीं बताई, और वो भी अभी के अभी। समर अपनी कुर्सी से उठता है और एकटक ईशा को देखते हुए कहता है, और अगर नहीं दी तो क्या कर लोगी तुम? हमारे खिलाफ केस करोगी? दद देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ईशा अटकते हुए ही समर से कहती है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, समझी? समर एकटक ईशा को देखते हुए कहता है। श्वेतस्त्र 34। ईशा अपनी घबराहट को छुपाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ समर के आंख से आंख मिलाते हुए कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, पर जब तक मुझे उस केस से रिलेटेड सारी जानकारी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से हिलूंगी ही नहीं, चाहे फिर जो हो जाए। ईशा ने ठान लिया था कि जब तक उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए उस केस की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती वो पुलिस स्टेशन से नहीं जाएगी, फिर चाहे उसे पूरी रात पुलिस स्टेशन के अंदर ही क्यों ना बितानी पड़े। ईशा तमतमाते हुए एक कोने में रखी कुर्सी पर आके बैठ जाती है। समर भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वो दोनों भी एक दूसरे को गुस्से में घुरे जा रहे थे। पांडे तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके एक तरफ समर था जो उसका सीनियर था, तो दूसरी तरफ ईशा जो समर की दोस्त थी। पांडे भी एक कुर्सी पकड़कर उस पे बैठ जाता है। रात के 9 बज रहे थे, पर ईशा थी कि अपनी जगह से तस से मस नहीं हुई थी। उसे बार बार माही और बाकी सबका फोन आ रहा था। ईशा फोन उठाती है और उनसे कह देती है कि उसको आने में बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वो अपना फोन साइलेंट कर देती है। समर तो अपने काम में ही बिजी था। वो कौन सी फाइल देख रहा था? ईशा की मौजूदगी का उसे तो मानो पता ही ना हो। समर जैसे ही दीवार पे लगी घड़ी को देखता है तो अपने सामने की फाइल को बंद करते हुए पांडे से कहता है, चलो पांडे जी, मैं तो चलता हूँ। आपको चलना है क्या मेरे साथ? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में चला जाऊंगा। पांडे ये इतना कहकर फिर ईशा की तरफ इशारा करते हुए हिचकिचाते हुए समर से कहने लग जाता है, सर, पर आप कैसे जा सकते हैं? ईशा जी तो यही। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए समर उससे कहता है, पांडे जी, अब मैं किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। जिसे रात भर थाने में ही रुकना है वो यही रुके, पर मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर समर एक नजर ईशा की ओर देखता है तो ईशा जो उसकी ओर ही देख रही थी वो उससे नजरें हटा लेती है और दूसरी तरफ देखने लग जाती है। समर भी बिना कुछ उससे कहे वहां से चला जाता है। रात के 11:30 बज गए थे। समर इस वक्त फार्म हाउस में अपने कमरे में था। उसने अपना यूनिफॉर्म उतारकर नॉर्मल कपड़े पहने थे। वो बार बार पांडे को फोन लगा रहा था पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। समर टेंशन के साथ खुद से कहता है, ये पांडे जी भी ना, जब बहुत जरूरी काम होता है तभी इनका फोन स्विच ऑफ रहता है। अब मैं क्या करूं? कितनी रात हो गई है। ये लड़की भी ना एकदम पागल है। वो तो मेरा फोन गलती से भी कभी नहीं उठाएगी। मुझे खुद ही जाके देखना होगा।
इतना कहकर समर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में पांडे एक कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रहा था। दरअसल ईशा की वजह से वो अपने घर नहीं गया था। भले ही थाने में और भी 3-4 हवालदार थे, फिर भी वो रुका था। वो जानता था कि ईशा समर की दोस्त है, इसलिए उसे वहां अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। पर पता नहीं कब बैठे हुए ही उसकी आंख लग गई थी और दूसरी ओर ईशा बैठी थी। उसे समर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। वो अपनी जगह से उठते हुए खुद से कहती है, बस अब बहुत हो गया, भाड़ में जाए डॉक्यूमेंट्री और भाड़ में जाए मेरी नौकरी। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। ईशा गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। रात के करीब 12 बजने वाले थे, पर उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, ना अंधेरे का, ना ही किसी और का। आंखों में कुछ था तो बस आंसू, जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में किसी अंगारे की तरह लग रहे थे। वो अभी पुलिस स्टेशन से कुछ दूर ही आई थी, तभी एक तेज रोशनी उसके आंखों पर पड़ती है। वो झट से अपनी आंखें बंद करती है। वो एक गाड़ी की हेडलाइट थी। वो गाड़ी उसके सामने रुक जाती है। वो किसी और की नहीं बल्कि समर की थी। समर गाड़ी से नीचे उतरकर जल्दी से ईशा के पास आ जाता है और उससे डांटते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या, जो इतनी रात को अकेली इस सड़क पर चल रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या शहर में क्या क्या हो रहा है? तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। अब चलो मेरे साथ। ये कहकर समर ईशा के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगता है, पर ईशा अपना हाथ एक झटके में उसके हाथ से छुड़ा लेती है। समर कुछ कहता, इससे पहले ही ईशा उस पर अपना गुस्सा बरसाते हुए बोल पड़ती है, तुमने समझ क्या रखा है खुद को? हाँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम चल बोलोगे और मैं चल दूंगी? मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, समझे? और खबरदार, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। समर कुछ कहता नहीं, बस ईशा की भीगी हुई लाल आंखों में देखते रहता है। उसने ईशा को इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा था। ईशा अपनी आंखें पोंछती है और तेजी से वहां से चली जाती है। समर उसे आवाज देता है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। ईशा को चलते चलते 5-10 मिनट ही हुए थे, तभी ईशा देखती है कि 2 बाइक उसकी तरफ हो आ रही थी। उन 2 बाइक पर 5 लोग बैठे थे जो 27-30 साल के लग रहे थे और काफी नशे में लग रहे थे। ईशा एक जगह पर ही रुक जाती है। ईशा को अकेला देखकर उनमें से एक आदमी अपनी बाइक रोकते हुए नशे में अपने दोस्त से कहता है, अभी ये देख, ये तो कोई लड़की है। उसकी बात सुन के दूसरी बाइक भी ईशा के पास आकर रुकती है। वो दोनों अपनी बाइक ईशा के इर्द गिर्द घुमाने लग जाते हैं। उन सब को देखकर ईशा के तो घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे थे। वो अपना डर छुपाते हुए हिम्मत के साथ कहती है, देखो मेरे पास मत आना, समझे, वरना मैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी नशे में बोल पड़ता है, वरना क्या जाने मन क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम तो बस अब मेरे साथ चलोगी। ये कहकर को हंसने लग जाता है। वैसे जाने मन, तुम इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही थी? कहीं हमारे आने का इंतजार तो नहीं कर रही थी? दूसरा आदमी बोल पड़ता है और वो भी हंसने लगता है और अपनी बाइक से उतरकर ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। श्वेतस्त्र 35 छेड़छाड़। उसे अपनी तरफ आता देख ईशा बहुत घबरा गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो आदमी ईशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। जैसे जैसे वो ईशा के करीब आते जा रहा था, ईशा और भी ज्यादा घबराने लग जाती है। वो आदमी ईशा के पास आता है और उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखते हुए नशे में दूसरे आदमी से कहता है, ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई है? अबे छोटी, ये तो बिल्कुल तुम्हारी होने वाली भाभी की तरह दिख रही है यार। इतना कहकर वो हंसने लग जाता है। बाइक पे बैठे बाकी लोग भी नशे की हालत में हंसने लगते हैं। वो आदमी अपना हाथ ईशा की ओर आगे बढ़ाता, इससे पहले ही ईशा झट से पीछे हट जाती है। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो आदमी फिर से आगे बढ़ता है और ईशा का हाथ कस के पकड़ लेता है। ईशा अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर छुड़ा नहीं पाती। ईशा के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए ही बड़ी हिम्मत के साथ उस आदमी से कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, वरना। उसने इतना कहा ही था कि वो आदमी हंसते हुए कहता है, वरना? वरना क्या करोगी तुम? हाँ, मुझे मारोगी? मारोगी मुझे? चलो मार के दिखाओ। ईशा के मन में ना जाने क्या आता है और वो अपना पैर उस आदमी के पैर पे दे मारती है। वो आदमी ईशा का हाथ छोड़ते हुए दर्द से चिखता है। जैसे ही वो उसका हाथ छोड़ देता है, ईशा वहां से भागने लग जाती है। ये देखकर वो आदमी हड़बड़ाहट के साथ अपने साथियों से कहता है, अभी देख क्या रहे हो, पकाओ उस लड़की को। वो दोनों आदमी बाइक स्टार्ट करते हैं और ईशा की तरफ जाते हैं। कुछ ही पलों में वो बाइक ईशा के आगे जाके रुकती है। एक आदमी जल्दी से बाइक से उतरकर ईशा का हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में ईशा से कहता है, कहाँ भाग रही थी? हाँ, तुझे क्या लगा तुझे हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? ईशा कुछ करती इससे पहले ही वो आदमी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ईशा को दोनों हाथों से पकड़ लेता है।
ईशा खुद को उसके हाथों से छुड़ाने लग जाती है। इसी चक्कर में ईशा ने उसने जो व्हाइट शर्ट पहनी थी वो कंधे पर थोड़ी सी फट जाती है। ईशा अब इतना डर गई थी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। वो बस रोते हुए ही उस आदमी को देखने लग जाती है। वो आदमी उसके बहुत करीब आता है और कहता है, तुम तो अब सिर्फ मेरी हो जाने मन। ईशा रोते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आदमी आगे कुछ करने ही वाला होता है, तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है और वो धड़ाम से जमीन पर जाके गिर जाता है। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि समर था। समर बहुत गुस्से में लग रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल दिख रही थी। जब ईशा समर को वहां देखती है तो उसके आंसू अपने आप रुक जाते हैं और वो बस हैरानी के साथ उसे ही देखती रहती है। अपने साथी को मार खाता देख गाड़ी पर बैठे बाकी 2 लोग समर को मारने के लिए नीचे उतरते हैं, पर उनका भी वही हश्र होता है जो पहले आदमी का हुआ था। समर उन्हें भी बहुत मारता है। कुछ ही मिनट में वो चारों आदमी इतना जख्मी हो गए थे कि अपनी बाइक वही छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। एक ही आदमी वहां बचा था जिसने ईशा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। वो रास्ते पे जख्मी पड़ा हुआ था। समर उसके पास जाता है और उसके मुंह पर और भी ज्यादा भूसे मारने लग जाता है। वो आदमी तो हिल भी नहीं पा रहा था, पर समर था कि उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ से खून आ रहा था, फिर भी वो उस आदमी को मार रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुए उससे बदतमीजी करने की? हाँ, समर उसे मारते हुए ही गुस्से से बोल पड़ता है। ईशा समर को रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, रुक जाओ समर, ये क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा, छोड़ दो अब उसे। जब ईशा बार बार समर से उसे छोड़ने के लिए कहती है तब जाके वो उसे छोड़ देता है। समर वहां से उठ जाता है और ईशा के कंधों पे अपने हाथ रखते हुए हड़बड़ाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? वो इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही ईशा रोते हुए झट से उसके गले लग जाती है। ईशा के यो अचानक गले मिलने की वजह से समर पहले तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बाद में वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझी? इतना कहकर समर ईशा को खुद से अलग करता है, पर ईशा थी कि अभी भी रोए जा रही थी। उसे इतना घबराया हुआ देखकर एक पल को तो समर की भी आंखें नम हो जाती है। वो आदमी मुझे, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या करता। ईशा रोते हुए ही लड़खड़ाती हुई आवाज में उससे कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होता, समझी? अब मैं आ गया हूँ ना, अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। समर ईशा के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है। जब समर अपना हाथ उसके सिर पर रखता है तब जाके ईशा रोना बंद करती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। ईशा पुलिस स्टेशन में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके अलावा थाने में 3-4 हवलदार भी थे। पांडे तो आराम से एक टेबल पर सिर रखकर सो रहा था। तभी समर हाथों में 2 चाय के कप लेकर ईशा की तरफ आता है और उसे चाय का कप थमाने लगता है। जब ईशा की नजर समर के दाएं हाथ पर पड़ती है तो उसे देखकर घबरा जाती है। समर के दाएं हाथ के उंगलियों के पीछे वाली साइड पूरी लाल हो गई थी। ये सा लग रहा था जैसे उसके दाएं हाथ की उंगलियां पीछे से छिल गई हो। समर, तुम्हारा हाथ, ईशा हड़बड़ाहट के साथ कहती है और जल्दी से उसके हाथ से चाय के कप लेती है और टेबल पर रखकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखने लग जाती है। जब समर की नजर अपने उस हाथ पर पड़ती है जिसे ईशा ने पका हुआ था तो उसे वो वक्त याद आता है जब वो उस आदमी को मार रहा था। उसे याद आता है कि कैसे ईशा उसे बार बार रुकने को बोल रही थी, पर समर था कि उस पर खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो तो बस उस आदमी के मुंह पर अपने हाथ से बार बार मुक्के मारे जा रहा था। इसका असर था कि उसके दाहिने हाथ की उंगलियां पीछे से छिल गई थी। अरे, ये तो बस मामूली चोट है, तुम टेंशन मत लो, समर ईशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है। इसे मामूली चोट कहते हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या तुम्हारे हाथ की उंगलियां पीछे से पूरी तरह से छिल गई है? तुम भी ना समर, तुम्हें क्या जरूरत थी उस आदमी को इतना मारने की? हाँ, ईशा समर पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है और वापस से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखने लग जाती है। समर कुछ कहता नहीं, बस अपनी नजरें दूसरी साइड कर लेता है। अब इसे ऐसे ही रखोगे या फिर इसकी मरहम पार्टी भी करोगे तुम? ईशा उसे डांटते हुए थोड़ा गुस्से के साथ उससे कहती है। उसकी डांट सुन के समर जल्दी से एक हवलदार को बुलाता है और उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। हवलदार भी जल्दी से बॉक्स लाता है और उसे ईशा को पकड़ा देता है। ईशा वो फर्स्ट एड का बॉक्स लेती है और टेबल पर रखती है। फिर वो समर के हाथ को अपने हाथ में लेती है। इस बार जब ईशा उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है तो समर को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। वो झट से अपना हाथ पीछे लेता है और ईशा को मना करते हुए हिचकिचाते हुए उससे कहता है, तुम रहने दो ईशा, मैं खुद कर लूंगा। ईशा आगे कुछ कहती इससे पहले ही वो हवलदार उससे कहता है,
हाँ मैम, आप रहने दो, मैं सर के हाथ पर मरहम पट्टी करता हूँ। ईशा कुछ कहती तभी वो हवालदार जल्दी से समर के पास आता है और जल्दी जल्दी समर के हाथ पर मरहम पट्टी करके लग जाता है। श्वेतस्त्र 36 रात के 2 बजे। हवालदार अपना काम करके जब वहां से चला जाता है तब ईशा के मन में ना जाने क्या आता है और वो कुछ सोचते हुए ही समर से बोल पती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया समर। तुम्हारे हाथ पर इतनी चोट लगी थी फिर भी तुम उस आदमी को कितना मार रहे थे, मेरे कहने पर भी रुक नहीं रहे थे। आखिर क्यों समर? ईशा का सवाल सुन के समर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो चुप ही रहता है। बोलो ना समर, तुम उस आदमी को इतना क्यों पिट रहे थे? ईशा फिर से उससे पूछती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए था? समर सीरियस आवाज में ईशा से कहता है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है समर, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी फिर भी तुम उसे मारे जा रहे थे, तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईशा उसे समझाते हुए कहती है, पता नहीं मुझे वक्त क्या हो गया था, मुझे बस बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, बस इसलिए समर अपने दिल की बात कहता है। उसकी बात सुन के ईशा कुछ नहीं कहती। कुछ देर तक दोनों खामोश ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए समर हिचकिचाते हुए बोल पड़ता है, वो एक्चुअली मुझे तुमसे सॉरी कहना था। सॉरी? पर किस लिए समर? ईशा पूछती है। मुझे तुम्हारी हेल्प करने से मना नहीं करना चाहिए था, ना मैं तुम्हें मना करता, ना तुम इतनी देर तक यहीं बैठी रहती और ना वो सब कुछ होता, इसलिए आई एम सॉरी। समर अपनी गलती मानते हुए ईशा से कहता है। ईशा को याद आता है कैसे समर सुबह से उसे इग्नोर कर रहा था, कैसे उस पर बात बात पे गुस्सा कर रहा था, इसलिए ईशा उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं देती और खामोश ही रहती है। तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए जो कुछ भी मदद चाहिए वो सब करूंगा, आई प्रॉमिस। समर झट से है। जैसे ही ईशा ये बात सुनती है कि समर उसकी मदद करेगा तो वो सब कुछ भूल जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू समर। ईशा अपने चेयर से उठकर झट से समर के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहती है। जैसे ही वो उसका दायां हाथ पकड़ती है समर दर्द से चिखता है, आह क्या कर रही हो यार तुम? ओह सॉरी सॉरी समर, मैं भूल गई थी कि तुम्हें। ईशा ने इतना कहा ही था तभी समर उसे रोकते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, इतना भी नहीं लगा है। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी तूने टाइम देखा क्या हुआ है? रात के 2 बजने वाले हैं। समर बात को बदलते हुए कहता है। ओह माय गॉड, इतनी रात हो गई और हम अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है। ईशा सिर पर हाथ रखते हुए अपनी घड़ी में देखते हुए कहती है। अब तक तो फार्म हाउस पर सभी सो गए होंगे, चलो जल्दी। ईशा हड़बड़ाते हुए समर का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है। वो दोनों जल्दी से वहां से फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों फार्म हाउस पहुंच गए थे। वो बिना कोई आवाज किए जल्दी से अंदर जाते हैं। इस वक्त वो दोनों ईशा के कमरे के बाहर खड़े थे। कल से तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए मेरे साथ आना है ना, इसलिए तुम्हें कल 7 बजे उठना होगा, ठीक है? समर ईशा से घेरे से कहता है, क्योंकि कोई जाग ना जाए इसलिए। क्या 7 बजे? ईशा हैरान होते हुए जोर से कहती है। क्या कर रही हो, सब जाग जाएंगे ना? समर उसे डांटते हुए घेरे से कहता है। ईशा भी कान पकड़ते हुए इशारों में ही माफी मांगती है और फिर ठीक है बोल के अपने कमरे में चली जाती है। समर भी अपने कमरे में चला जाता है। ईशा अपने बेड पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। थैंक गॉड, समर मान गया। फाइनली अब कल से मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोल पती है। इस तरफ समर अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। वो भी किसी सोच में ही डूबा हुआ था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, पर समर था कि उस पे उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसे वो पल याद आता है जब ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके कानों में ईशा की आवाज गूंजने लग जाती है, समर तुम्हारा हाथ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? अब ऐसे ही बैठे रहोगे या इस पर मरहम पट्टी भी करोगे? समर को फिर वो वक्त याद आता है जब उसने ईशा को उन गुंडों से बचाया था और ईशा ने उसे गले लगाया था। वो सोचते सोचते ही कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इस तरफ समर और ईशा दोनों बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, और दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें तो उस तूफान का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता था। वो तूफान कोई और नहीं बल्कि वही काले पोशाक वाला शख्स लाने वाला था। रात के 2 बज गए थे और वो शख्स इस वक्त किसी सुनसान पहाड़ के चोटी पर पालथी मार कर बैठा था। ये वही पहाड़ था जिस पर वो उस दिन भी साधना कर रहा था। हमेशा की तरह आज भी वो किसी साधना में लीन था। उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और वो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर हवा में था। उसके आसपास हर तरफ एक लाल रोशनी फैली हुई थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो तेजी से उसकी ओर ही आ रही थी।
जैसे ही वो उन आवाजों को सुनता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एक औरत और एक आदमी वहां आए थे। वो कोई मामूली इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे। उस औरत और आदमी ने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उस औरत की लंबी सी चोटी थी, जो नागिन की तरह हिल रही थी। उसने अपनी आंखों में काला काजल लगाया हुआ था, जो उसे और भी खौफनाक बना रहा था। वो आदमी भी बहुत डरावना दिख रहा था। आते से ही वो दोनों साधना में लीन उस शख्स के आगे सिर झुकाते हैं। इस मामूली सेवक का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव, वो औरत अपना सिर झुकाते हुए उस शख्स से कहती है। तभी ही वो शख्स अपनी आंखें खोल देता है। वो औरत आगे कहती है, आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, ये हमारा सौभाग्य है गुरुदेव। बताइए क्या आदेश है हमारे लिए। वो शख्स भारी आवाज में उससे कहता है, तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारा एक काम करना है माया। तुम्हें एक चीज ढूंढ के लानी है। आप बस उस चीज नाम बताइए गुरुदेव, मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगी उसकी खोज में। वो औरत तेज आवाज में कहती है। मणिबंध, हमारा मणिबंध ढूंढ निकालना है तुम्हें। हमें हमारी शक्तियों से पता लगा है कि वो किसी आदमी के पास है, पर किसके पास है ये हमें नहीं पता। तुम्हें अगली अमावस तक किसी भी हालत में उसे हमारे पास लाना होगा। वो शख्स फिर से भारी आवाज में कहता है। अगली अमावस यानी 5 दिन बाद। वो औरत कुछ सोचते हुए उस शख्स से कहती है। वो शख्स हामी देते हुए कहता है, हाँ, 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें हमारा मणिबंध ढूंढना होगा माया। तुम्हें तो पता है ना, अगर अगली अमावस तक हमें हमारा मणिबंध नहीं मिला तो क्या होगा। श्वेतास्त्र 37 मणिबंध। अगर अगली अमावस तक हमें हमारा मणिबंध नहीं मिला तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। हम कभी हमारे लोक वापस नहीं जा सकते। वो शख्स भारी आवाज में कहता है। हाँ गुरुदेव, मुझे सब पता है। मैं किसी भी हालत में अमावस से पहले वो आपको लाकर दूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। वो औरत कहती है। सुबह के 8 बज गए थे। फार्म हाउस में सभी उठ गए थे सिवाय ईशा और समर के। माही, विहान और साहिल हॉल में बातें कर रहे थे। यार, मैंने कहा तो, मैंने कल रात बहुत बार उसका फोन ट्राई किया था, पर स्विच ऑफ आ रहा था। और इस वक्त वो सो रही है। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रही। माही विहान को समझाते हुए कहती है। हाँ यार, कल रात ईशा ने 9 बजे मेरा फोन पिक किया और कहा कि वो किसी जरूरी काम में है और जल्दी वापस आ जाएगी। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। साहिल भी विहान से कहता है। मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं खुद कॉल करके उससे पूछता। पता नहीं वो कल रात कहाँ थी और कितने बजे फार्म हाउस वापस आई। विहान टेंशन के साथ कहता है। उसने बताया तो था कि वो समर से मिलने जा रही थी कल, उससे कुछ काम था उसका। जरूर कल रात को भी वो समर के साथ ही थी। तू टेंशन मत ले, अब वो दोनों ही बता सकते हैं कि कल वो कहाँ थे। माही कुछ याद करते हुए कहती है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी समर वहां आ जाता है। उसे देखते से ही पता लग रहा था कि वो अभी अभी उठकर सीधा वही आया था। ये सुबह सुबह क्या बातें कर रहे हो तुम तीनों? तुम सबकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। समर अपनी आंख मसलते हुए ही सबसे पूछता है। उसे देख पहले तो सभी खामोश हो जाते हैं, पर अगले ही पल विहान सीधा मुद्दे की बात उससे पूछता है। कल रात क्या ईशा तुम्हारे साथ थी समर? उसका सवाल सुन के समर, जो आधे नींद में था, वो पूरी होश में आ जाता है। हाँ, हम पुलिस स्टेशन में ही थे। दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए। समर झूठ बोलते हुए कहता है। विहान इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही माही सब से कहती है। तुम सब क्या यूं ही बातें करते रहोगे? अब तो पता चल गया ना, ईशा समर के साथ ही थी। अब चलो सब चाय पीते हैं। वो तोता कब से चाय बना रहा है, पता नहीं उसने ठीक से चाय बनाई भी है या नहीं। तुम सब जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। समर वापस सीढ़ियों की तरफ जाते हुए सबसे कहता है। सभी वहां से चले जाते हैं, पर विहान वही खड़ा था। वो समर को जाता देख मन में कहता है, ऐसा क्या काम आ गया था समर को कि वो और ईशा देर हाउस वापस आई? विहान टेंशन के साथ कहता है। उसने बताया तो था कि वो समर से मिलने जा रही थी कल, उससे कुछ काम था उसका। जरूर कल रात को भी वो समर के साथ ही थी। तू टेंशन मत ले, अब वो दोनों ही बता सकते हैं कि कल वो कहाँ थे। माही कुछ याद करते हुए कहती है। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी समर वहां आ जाता है। उसे देखते से ही पता लग रहा था कि वो अभी अभी उठकर सीधा वही आया था। ये सुबह सुबह क्या बातें कर रहे हो तुम तीनों? तुम सबकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। समर अपनी आंख मसलते हुए ही सबसे पूछता है। उसे देख पहले तो सभी खामोश हो जाते हैं, पर अगले ही पल विहान सीधा मुद्दे की बात उससे पूछता है। कल रात क्या ईशा तुम्हारे साथ थी समर? उसका सवाल सुन के समर, जो आधे नींद में था, वो पूरी होश में आ जाता है। हाँ, हम पुलिस स्टेशन में ही थे। दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए। समर झूठ बोलते हुए कहता है। विहान इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही माही सब से कहती है।
तुम सब क्या यूं ही बातें करते रहोगे? अब तो पता चल गया ना ईशा समर के साथ ही थी। अब चलो सब चाय पीते हैं। वो तोता कब से चाय बना रहा है, पता नहीं उसने ठीक से चाय बनाई भी है या नहीं। तुम सब जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। समर वापस सीढ़ियों की तरफ जाते हुए सबसे कहता है। सभी वहां से चले जाते हैं, पर विहान वही खड़ा था। वो समर को जाता देख मन में कहता है, ऐसा क्या काम आ गया था समर को कि वो और ईशा देर रात तक पुलिस स्टेशन में ही थे। वो ये सोचते सोचते ही वहां से चला जाता है। समर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया ही था कि उसकी नजर ईशा के कमरे पर जाती है। सीढ़ियों की एक तरफ ईशा का कमरा था जो विहान के कमरे के बगल में था, और सीढ़ियों की दूसरी तरफ समर का कमरा था। समर के कदम अपने आप ही ईशा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो उसके दरवाजे के पास आकर खड़ा होता है। ईशा अभी भी सो रही थी। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। ना जाने क्यों समर कुछ पलों तक यूं ही उसे देखता है। एक पल के लिए तो वो भूल जाता है कि वो वहां क्यों आया था। अगले ही पल उसे याद आता है कि उसे तो आज पुलिस स्टेशन में जल्दी जाना था। वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और जल्दी से ईशा के पास आकर उसे उठाते हुए जल्दी से कहता है, और कितना सोएगी यार, उठ जा, देख 8 बज गए हैं। प्लीज और थोड़ा सोने दो ना, बस 5 मिनट। ईशा नींद में ही करवट बदलते हुए बड़बड़ाती है। अच्छा तो तुम सोती रहो और भूल जाओ अपनी डॉक्यूमेंट्री को। मैं अकेले ही जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, बाय। समर वहां से जाने का नाटक करते हुए कहता है। जैसे ही ईशा डॉक्यूमेंट्री का नाम सुनती है, वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। ईशा जल्दी से उठकर समर से कहती है। 10 मिनट, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, समझी? अगर 10 मिनट में तुम नीचे नहीं आई तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये कहकर समर वहां से चला जाता है। खड़ूस, उसके जाते ही ईशा बड़बड़ाती है। ठीक 10 मिनट बाद ईशा तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। उसने ब्लैक जीन्स और ग्रीन शर्ट पहना हुआ था जो हमेशा की तरह इन करा हुआ था, बिल्कुल किसी रिपोर्टर की तरह। ईशा जल्दी जल्दी फार्म हाउस से बाहर जाने लगती है। माही उसे आता देखती है। वो कुछ कहती इससे पहले ही ईशा फार्म हाउस के बाहर चली जाती है। बाहर समर अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था और अपना फोन देखे जा रहा था। उसके वहां आते ही समर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओह तो तुम आ गई, वो भी टाइम पर। अच्छी बात है, तुमने नाश्ता तो किया? हाँ मैंने कर लिया है नाश्ता। अब चलो, ईशा झूठ बोलती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहां से चली जाती है। हमें आज भी कहीं जाना है क्या? ईशा समर से पूछती है। हाँ, समर गाड़ी चलाते हुए ही जवाब देता है। कहाँ जा रहे हैं हम? ईशा फिर पूछती है। समर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। खड़ूस, ईशा घेरे से कहती है। तुमने कुछ कहा क्या? समर उसकी ओर देखते हुए उससे पूछता है। नहीं तो, ईशा झूठी हंसी हंसते हुए कहती है और फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। दूसरी ओर एक बड़े से बंगले में एक लगभग 50 साल का शख्स एक आलिशान कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह था। उसके सामने ही 5 लोग खड़े थे जो मरहम पट्टी करे हुए थे। किसी के सिर पर पट्टी बंधी थी, तो किसी के हाथ पर, तो किसी के पैरों पर। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही थे जो कल रात ईशा से बदतमीजी कर रहे थे, और समर ने उन्हें बुरी तरीके से पिटा था। मालिक, पता नहीं वो कौन था, पर साले ने बहुत मारा हमें। उनमें से एक आदमी गुस्से से बोलता है। हाँ मालिक, कल रात हम एक लड़की को, और वो अचानक से आया और हमें बहुत मारा उसने। दूसरा आदमी बोल पड़ता है। तुम लोगों के क्या हाथ बंधे हुए थे क्या, जो उससे पिटकर मेरे पास आए हो? भूपेंद्र सिंह गुस्से से उन सब से कहता है। वो सब सिर झुकाकर खामोश ही रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, किसी को कुछ पता है क्या उसके बारे में? कौन है, कहाँ रहता है? भूपेंद्र सिंह गुस्से के साथ परेशान आवाज में पूछता है। एक आदमी कुछ सोचते हुए कहता है। वो कौन था ये तो मालूम नहीं मालिक, पर वो लड़की उसे बार बार समर कहकर पुकार रही थी। श्वेतस्त्र पाठ 38 भूपेंद्र सिंह के गुंडे थे वो कौन था ये तो नहीं पता मालिक, पर वो लड़की उसे बार बार समर कह के पुकार रही थी। एक आदमी कुछ याद करते हुए भूपेंद्र सिंह से कहता है। क्या कहा समर? ये नाम तो कहीं वो तो नहीं? भूपेंद्र सिंह घेरे से बड़बड़ाता है। वो आगे कुछ सोचते हुए उस आदमी से पूछता है। अच्छा ये बताओ, उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी क्या? ये सा तो नहीं लग रहा था मालिक, उसने तो नॉर्मल कपड़े पहने थे। वो आदमी अपना सिर खुजाते कुछ सोचते हुए जवाब देता है। अच्छा तो उसे ढूंढ निकालो और मेरे सामने लाओ, आखिर मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हुई भूपेंद्र सिंह के लोगों को मारने की। भूपेंद्र सिंह गुस्से में अपनी मुट्ठी भिजते हुए कहता है। आप चिंता मत करो पिताजी, वो जो कोई भी है उसे मैं खुद ढूंढ के आपके सामने लाऊंगा। एक 27-28 साल का आदमी गुस्से में बोलता है। वो और कोई नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह का दूसरा बेटा था।
ठीक है, तुम सब मेरे बेटे के साथ जाओ और उस आदमी को ढूंढ निकालो, भूपेंद्र से अपने बेटे की बात सुन के उन लोगों से कहता है। इस तरफ फार्म हाउस में साहिल, माही और तोता तीनों कहीं घूमने गए थे, पर विहान उनके साथ जानबूझकर नहीं गया था। उसने सबसे झूठ कहा था कि उसका पेट दुख रहा है, इसलिए वो नहीं जा सकता। इस वक्त विहान छत पे अकेला खड़ा था। वो ईशा के बारे में ही सोच रहा था। आज भी बिना बताए ही चली गई ईशा। मुझसे एक बार मिल तो लेती वो। कल से उससे मेरी बात तक नहीं हुई है। मुझे पता नहीं क्यों पर उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, विहान खुद से कहता है। वो ईशा से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, भले ही वो उस पर गुस्सा ही करे वो भी उसे मंजूर था, पर वो तो सिर्फ उससे एक बार मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। होता भी कैसे नहीं वो प्यार जो करने लगा था ईशा से। दूसरी तरफ ईशा गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने पार्क करी हुई थी और ईशा उसमें अकेली थी। वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। ओहो, ये समर का बच्चा भी ना। मुझे यहाँ गाड़ी में छोड़ के अकेला ही चला गया डॉक्टर दास से मिलने के लिए। मुझे साथ ले जाता तो ऐसा कौन सा पहाड़ गिर पड़ता उस पर, और ऊपर से ये डोर भी लॉक किया है, ईशा चिढ़ते हुए खुद से कहती है। सबके सामने तो कितना शरीफ बनने का नाटक करता है, जैसे श्री राम जी के बाद यही हो, और मेरे सामने देखो कैसे एटीट्यूड दिखाता है। पता नहीं स्कूल में मैं कौन से नशे करके जाती थी जो इससे प्यार करती थी। इसके लिए तो वो डम्ब शिखा ही ठीक थी। बहुत अच्छी जोड़ी बनती दोनों की, एटीट्यूड किंग और डम्ब क्वीन। ईशा गुस्से से कहती है। उसके ये कहने की ही देर थी कि तभी खट करके गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक पल को तो ईशा घबरा जाती है। समर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। अब आ रहे हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लॉक करके जाने की? हाँ, ईशा अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहती है। इसी वजह से तुम्हें पता है, तुम जो ये बकबक करती हो ना, इसी वजह से मुझे डोर लॉक करके जाना पड़ा। कल तो किसी तरह से तुम बच गई थी, पर रोज रोज नहीं समझी। समर ईशा की तरफ उंगली करते हुए कहता है। देखो तुम अब, ईशा ने इतना कहा ही था कि तभी समर उसे चुप कराते हुए कहता है। चुप, एकदम चुप। अब जब तक हम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच जाते तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी, समझी? ईशा कुछ कहती नहीं, बस अपना मुंह मोड़ती है। उससे गुस्सा तो आ रहा था पर फिर भी वो चुप बैठी रहती है। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई पहले से था जो उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि विहान था। जैसे ही समर अंदर आता है तो विहान को अपने सामने देखकर वो पहले तो हैरान हो जाता है। समर के पीछे पीछे ईशा भी अंदर आती है। वो जब विहान को वहां देखती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि वो वहां क्यों आया था। हेलो समर। हाय ईशा, विहान हिचकिचाते हुए उन दोनों को देखते हुए कहता है। विहान तुम यहाँ? ईशा उसके पास जाकर उससे पूछती है। हाँ, वो मुझे कुछ काम था तुमसे, इसलिए। विहान हिचकिचाते हुए ही बोल पड़ता है। मुझसे काम था? क्या काम था मुझसे तुम्हें? ईशा खुद की तरफ हाथ से इशारा करते हुए उससे पूछती है। वो दरअसल मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, विहान अटकती आवाज में समर की ओर देखते हुए कहता है। ईशा एक बार समर को देखती है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। नो प्रॉब्लम, तुम बात करके आओ, समर कहता है। ईशा विहान से कहती है, ठीक है, हम बाहर चलकर बात करते हैं। वो दोनों थाने के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो वहां से जाते हैं, समर अपनी चेयर पर आके बैठ जाता है और वही फाइल देखने लग जाता है जो वो डॉक्टर दास के पास से लेकर आया था। ईशा विहान को लेकर बाहर आती है और उससे पूछती है, बोलो क्या काम है? ईशा, चलो ना हम आइसक्रीम खाते खाते बात करते हैं, विहान एक तरफ इशारा करते हुए झट से ईशा से कहता है। ईशा कुछ कहती इससे पहले ही विहान उसका हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाने लगता है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। यह क्या कर रहे हो विहान? इतनी सर्दी में तुम्हें आइसक्रीम खानी है? तुम पागल वागल तो नहीं हुए हो ना? ईशा मुंह बनाते हुए विहान से कहती है। अरे तुम खाकर देखो, सर्दी में जो आइसक्रीम खाने का मजा है ना, वो किसी और सीजन में नहीं है, समझी? विहान ईशा को मनाते हुए कहता है। नहीं, अगर मुझे जुकाम हो गया तो? ईशा मुंह बनाकर विहान से कहती है। नहीं यार, मुझ पर यकीन करो, कुछ नहीं होगा, विहान फिर से उसे मनाते हुए कहता है। भैया, एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम देना। और तुम क्या लोगी ईशा? विहान पहले आइसक्रीम वाले से कहता है, फिर ईशा से पूछता है। ठीक है, मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर ही दो, ईशा मानते हुए कहती है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लग जाते हैं। समर की नजर खिड़की से सीधा उन दोनों पर ही जाती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो देखता है कि कैसे ईशा और विहान हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस विहान को आखिर इस बड़ी ही क्या बात करनी थी ईशा से कि वो पुलिस स्टेशन आ गया। समर मन में कहता है,
इस विहान को आखिर इस बड़ी ही क्या बात करनी थी उससे कि वो यहाँ तक आ गया। समर खिड़की से विहान और ईशा को देखते हुए टेंशन के साथ मन में कहता है। पांडे जो समर के बाजू में ही खड़ा था वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, सर आपका भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है ना? व्हाट? समर अजीब सा मुंह बनाते हुए पांडे की तरफ देखते हुए कहता है। श्वेतास्त्र 39 समर की जेलसी। मुझे पता था सर कि आपका भी मेरी तरह आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मैं अभी हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। जस्ट 2 मिनट सर, पांडे मुस्कुराते हुए समर से कहता है। ये कहकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। समर उसको रोकता इससे पहले ही कोई लड़का दरवाजे से अंदर आते हुए पांडे से कहा है, साहब ये लीजिए आपकी गर्मागर्म चाय। वो लड़का चाय लेकर आया था। वो पांडे को चाय का कप थमाता है और फिर समर को एक चाय का कप देता है और वहां से चला जाता है। चलो आइसक्रीम नहीं तो चाय ही सही, पांडे अपने हाथ में पके चाय के कप को देखते हुए खुशी से कहता है। आप भी ना, 1 मिनट पहले आपको आइसक्रीम खानी थी और अब चाय की चुस्कियां ले रहे हो, समर पांडे से कहता है। पांडे कुछ कहता नहीं, बस समर के सामने वाली चेयर पर आके बैठ जाता है और अपने ही धुंध में चाय को पीने लग जाता है। आहा, ये चाय तो आज मुझे और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। सुबह से अब जाके दिन की पहली चाय पी रहा हूँ, अब जाके कहीं मेरे दिल को तसल्ली मिली है सर, पांडे समर से कहता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो चाय नहीं बल्कि अमृत पी रहा है। दिन की पहली चाय? क्या आज आपकी बीवी ने सुबह आपको चाय नहीं दी क्या? समर भी चाय पीते पीते उससे पूछता है। नहीं ना सर, चाय तो छोड़ो, उसने आज सुबह से मुझसे बात तक नहीं करी, पांडे अपना दुख जाहिर करते हुए समर से कहता है। क्यों? समर पूछता है। आप तो कल चले गए थे सर, पर आपको तो पता है ना, ईशा जी यहीं पर थी। मुझे उन्हें रात को यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं भी यहीं रुक गया उनके साथ, और पता नहीं रात को कब मेरी आंख लग गई और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। आप तो ईशा जी को लेकर फार्म हाउस चले गए सर, पर मैं पूरी रात यही सोता रहा, पांडे समर को पूरी कहानी सुनाता है। वो सब तो ठीक है, पर इन सब का आपकी बीवी से क्या लेना देना? समर पूछता है। लेना देना है सर, वो तो आपकी अब तक शादी नहीं हुई ना, अगर होती तो आपको पता चलता कि पति अगर बिना कुछ बताए रात भर घर से बाहर रहे तो दूसरे दिन उसकी पत्नी उसका क्या हशर करती है। जब मैं सुबह घर गया तो मेरी बीवी बेलन लेके दरवाजे पे ही मेरा इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि बताओ कहाँ मुंह काला करके आए हो, पांडे समर से अपने अंदर का दर्द बयान करते हुए कहता है। उसकी बात सुन के ना जाने क्यों पर समर जोर जोर से हंसने लग जाता है। पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे सभी हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि एक आदमी जो फल लिखवाने आया था वो भी हंसने लगा था। पांडे एक एक करके सबकी ओर देखता है तो सब चुप हो जाते हैं। क्या सर आप भी? मैं यहाँ अपना दुख आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप है कि हंस रहे हो, पांडे नाराजगी के साथ समर से कहता है। सॉरी पांडे जी, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, समर जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए पांडे से कहता है। अच्छा ये सब छोड़िए और ये फाइल देखिए। कुछ देर बाद समर कुछ सीरियस होते हुए पांडे से कहता है और उसे वो फाइल देता है जो वो डॉक्टर दास के पास से लेकर आया था। ये कैसी फाइल है सर? पांडे उस फाइल को खोलते हुए कहता है। ये मैं डॉक्टर दास के पास से लेकर आया हूँ, ये उस औरत की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, समर पांडे को बताता है। इसमें भी वही लिखा है कि उस लाश का दिल नहीं था, समर आगे कहता है। पर सर अगर उस लाश का दिल ही नहीं था तो वो जिंदा कैसे रह सकती है? मुझे तो लगता है कि किसी जादुई शक्ति ने उसको मारकर उसका दिल निकाल लिया होगा, पांडे कुछ सोचते हुए समर से कहता है। ये जादुई शक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती पांडे जी, बात कुछ और ही है, समर पांडे की बात से इनकार करते हुए कहता है। अगर किसी ने उसका दिल निकाला है तो क्यों, और उसने उसका किया क्या होगा? समर कुछ सोचते हुए आगे कहता है। एक तरफ समर पांडे से उस केस के सिलसिले में बातें कर रहा था तो दूसरी तरफ ईशा और विहान आइसक्रीम खा रहे थे। विहान बार बार कुछ ना कुछ हंसी मजाक वाला बोल रहा था और ईशा उसकी बात पर हंस रही थी। विहान तो बस ईशा को उसकी बात पर यूं मुस्कुराता देख मन ही मन खुश हो रहा था। तुम भी ना विहान, तुम्हारे साथ कोई एक दिन भी गुजारे ना तो हंस हंस के पागल हो जाएगा, ईशा अपनी हंसी रोकते हुए उससे कहती है। बताओ ना विहान क्या काम था तुम्हें मुझसे, कब से बस इधर उधर की बातें किए जा रहे हो तुम, ईशा अचानक से विहान से पूछती है। उसका सवाल सुन के विहान एक पल को तो खामोश हो जाता है और बस उसे एकटक देखने लग जाता है। अगले ही पल विहान अपने ख्यालों से बाहर आता है और हिचकिचाते हुए ईशा से कहता है, वो एक्चुअली मुझे बस तुमसे मिलना था ईशा। उसका जवाब सुन के ईशा बस उसे एकटक देखती रहती है। तुमने सही सुना ईशा, मुझे बस तुमसे मिलना था, तुमसे बात करनी थी एक बार। तरस गया था मैं तुमसे बात करने के लिए, विहान उसके दिल में जो कुछ
था वो सब एक झटके में बोल देता है। ईशा तो हैरानी के साथ बस उसे घूरती रहती है। उसे नहीं लगा था कि विहान उसके सवाल का ऐसा कुछ जवाब देगा। श्वेतस्त्र 46 महीने पहले की बात। मैं बस तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ ईशा, बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, तुमसे एक बार बात चाहता मैं। विहान बिना कुछ सोचे समझे अपने दिल की बात ईशा से कहता है। ईशा को नहीं लगा था कि विहान उससे ऐसा कुछ कहेगा। वो तो बस अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से विहान को घूरे जा रही थी। अगले ही पल विहान को समझ आता है कि उससे क्या गलती हुई थी। उसे ये सब ईशा से नहीं कहना चाहिए था। वो कुछ सोचता है और फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसना शुरू करता है और हंसते हुए ही ईशा से कहता है, तुम तो सच में सीरियस हो गई ईशा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये सब कहूंगा क्या? उसे हंसता देख ईशा को लगता है कि वो उससे मजाक कर रहा था। ईशा बस गुस्से से उसे घूरती रहती है। सॉरी यार, अब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घुरो मत, तुम्हारी आइसक्रीम देखो पिघल रही है। विहान अपनी हंसी रोकते हुए ईशा से कहता है। हो गया तुम्हारा, अब मैं जा रही हूँ, ईशा गुस्से में विहान से कहती है और वहां से जाने लगती है। ईशा सॉरी यार, विहान उसके पीछे आते हुए उससे कहता है। विहान उसके साथ चलते हुए उससे कहता है, वैसे इतना तो बता दो कि तुम फार्म हाउस कितने बजे लौटोगी? तुमसे मतलब, ईशा बिंक उसकी ओर देखते हुए ही कहती है और जल्दी जल्दी थाने के अंदर जाने लगती है। विहान उसके साथ नहीं जाता और एक जगह रुकता है। शाम के 6 बजे फार्म हाउस पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें कुछ दिखाना है, लेट मत होना, विहान थोड़ा जोर से कहता है ताकि ईशा जो उससे थोड़ा आगे जा चुकी थी वो सुन पाए। ईशा उसकी बात सुनती तो है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाती है, पर फिर भी वो उसकी बात सुनकर भी ना सुनने का नाटक करती है और बिना विहान की ओर देखे ही जल्दी से थाने के अंदर चली जाती है। विहान भी वहां से चला जाता है। ईशा के चेहरे पर की हल्की सी मुस्कान से एक बात तो साफ हो गई थी कि वो भी घिरे घिरे विहान को पसंद करने लगी थी। इस तरफ थाने में समर ने भी वो बात सुन ली होती है जो विहान ने ईशा से लास्ट में कही थी। ईशा थाने के अंदर आती है और सिद्धा पांडे जो इस वक्त कौन सी फाइल ढूंढ रहा था उसकी तरफ जाने लगती है। रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो? समर ईशा को रोकते हुए उससे कहता है और उसकी तरफ जाने लगता है। समर की बात सुन के ईशा वहीं रुक जाती है। विहान क्यों आया था यहाँ? समर उससे सीधा मुद्दे की बात पूछता है। पता नहीं, वो तो मैंने उससे पूछा लेकिन उसने नहीं बताया, बस बात को बदलते हुए मजाक करने लगा, ईशा नॉर्मल वे में जवाब देती है। समर आगे उससे कुछ पूछता इससे पहले ही ईशा पांडे से कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, पांडे जी, मुझे आप आज उस केस की सारी डिटेल बताने वाले थे, तो कब बताएंगे? ईशा जी, बस 2 मिनट, बस एक बार वो फाइल मिल जाए। पांडे एक अलमारी में फाइल ढूंढते हुए ही जवाब देता है। ठीक है, आप अपना काम करिए, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ, ईशा इतना कहकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। समर जो उन दोनों की बातें सुन रहा था वो पांडे के पास जाता है, उससे कहता है, आप फाइल रहने दो, पहले उसका काम करके दो, वो फाइल मैं खुद ढूंढ लूंगा। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ ना, आप क्यों तकलीफ करते हैं, बस 2 मिनट, पांडे अभी भी फाइल को ढूंढते हुए ही जवाब देता है। उसका जवाब सुन के समर को ना जाने क्या होता है और वो थोड़ा गुस्से में पांडे से बोल पड़ता है, मैंने कहा ना आपसे, मैं खुद ढूंढ लूंगा वो फाइल, आप उसका काम करो, जितनी जल्दी आप उसका काम करके दोगे उतनी जल्दी वो यहाँ से जा पाएगी। उद्धरण चिन्ह। समर का गुस्सा देख पांडे बहुत घबरा जाता है और फाइल ढूंढना बंद करते हुए हड़बड़ाकर कहता है, जजी सर, आप ढूंढ लीजिए फाइल, मैं ईशा जी को उस केस की जानकारी देता हूँ। ईशा को भी समर का यूं पांडे से अचानक गुस्से में बात करना बहुत अजीब लगता है। वो समर को देखते हुए मन में ही खुद से कहती है, अब इसे अचानक से क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो ठीक था, ये समर भी ना 7 सालों में पता नहीं इतना कैसे बदल गया। दरअसल विहान ने ईशा को 6 बजे फार्म हाउस बुलाया था, इसलिए समर को फिर गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब ईशा विहान से बात करके वापस चौकी के अंदर आ रही थी तो समर ने उसके चेहरे पर स्माइल देख ली थी। उसे ईशा से प्यार तो नहीं था, पर वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, और जब हमारा बेस्ट फ्रेंड आपसे ज्यादा किसी और से बात करने लगे तो हमें बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। और यही गुस्सा इस वक्त समर के मन में था ईशा को लेकर। एक तरफ समर अपनी फाइल खोजने के काम में लग जाता है और पांडे ईशा को उस केस के बारे में बताने लग जाता है। नहीं पांडे जी, ये से नहीं, आप ना शुरुआत से इस केस के बारे में बताओ, ये केस शुरू कैसे हुआ जिसे सुन के ना वो हॉरर फिल्म वाली फीलिंग आएगी, ईशा पांडे से कहती है। ठीक है, तो मैं शुरुआत से सारी स्टोरी बताता हूँ आपको, पांडे कहता है। वो फिर डरावनी आवाज के साथ ईशा को शुरुआत से पूरी कहानी बताने लग जाता है। दरअसल जो डरावनी आवाज वो निकाल रहा था वो हकीकत में बहुत ही फनी लग रही थी।
ईशा भी मन लगाकर उसको सुन रही थी और अपने फोन में उसकी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। समर उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपना काम करता रहता है। करीब 6 महीने पहले की बात है ईशा जी, मैं और मात्रे साहब दूसरे शहर से गाड़ी से वापस शिमला लौट रहे थे। पांडे इसके आगे कुछ कहता इससे पहले ही ईशा उसकी बात बीच में काटते हुए उससे पूछती है, ये मात्रे साहब कौन है? समर साहब के आने से पहले मात्रे साहब ही हमारे थाने के इंचार्ज थे। इस केस की वजह से ही उन्होंने अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करवा ली थी, पांडे ईशा को बताता है। क्या इस केस की वजह से? पर क्यों? ये सा क्या हुआ था उनके साथ कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग ही दूसरी जगह करा ली? ईशा हैरानी के साथ पांडे से पूछती है। उनके साथ क्या अजब हुआ ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जाने से पहले वो हमसे कुछ कह रहे थे उस जगह के बारे में। पांडे कुछ याद करते हुए बोल पड़ता है। श्वेतस्त्र 41 6 महीने पहले। उसकी ये बात सुन के समर भी अब उसकी बात पर ध्यान देने लगा था। किस जगह के बारे में और क्या कह रहे थे वो? मुझे सब कुछ जानना है, ईशा जल्दी से कहती है। वो जगह उनके गवर्नमेंट क्वार्टर के पीछे की जगह थी, वही क्वार्टर जहां समर साहब पिछले 2 महीनों से रह रहे हैं। सबने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की कि वहां मत रहो, फिर भी उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। कह रहे थे कि मैं भी देखता हूँ कि इस बड़ी क्या प्रॉब्लम है वहां की। मात्रे साहब वहां से चले गए। पांडे ईशा को ये बात बताता है और समर की तरफ देखता है। समर जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। हम सब ने बहुत कोशिश की समर साहब को समझाने की कि वो वहां मत रहे, कहीं और रह ले, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। पांडे ईशा को ये बात बताता है और एक बार समर की ओर देखता है। समर जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। समर, क्या पांडे जी सच कह रहे हैं? ईशा समर की तरफ देखकर झट से उससे पूछती है। समर ईशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और सीधा पांडे को डांटते हुए कहता है, आप क्या कुछ भी बता रहे हो उसको पांडे जी? आपको उस केस के बारे में बताना है उसको, न कि मात्रे साहब के बारे में, समझे आप? पर सर, मैं सच ही तो कह रहा हूँ और पूरे शहर में सब उस बात पर यकीन करते हैं कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं वो किसी भूत या फिर एलियन ने। पांडे इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही समर फिर से उससे बोल पड़ता है, पागल हो गए हैं सबके सब जो इस पर यकीन करते हैं। और आपको मैं जितना जान पाया हूँ ना आप भी ना इस बड़ी ही कहानियों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। ये सब सिर्फ कहानियां है और आप उसे सिर्फ और सिर्फ सच बताओगे, समझे आप? पांडे को ना चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ठीक है ईशा जी, तो मैं आपको सिर्फ सच बताऊंगा, पांडे मायूस आवाज में ईशा से कहता है और कहानी बताने लग जाता है। ईशा समर से कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे पता था कि पहले ही बहुत मुश्किल से समर मान गया था उसकी मदद करने के लिए। इसलिए वो बस चुप रहकर पांडे से कहानी सुनने लगती है। हम कहा थे, हाँ याद आया, 6 महीने पहले मैं और मात्रे साहब दूसरे शहर से वापस शिमला लौट रहे थे। पांडे याद करते हुए ईशा को बताता है। वो आगे की बात बताते हुए उसी पल में चला जाता है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मात्रे साहब मेरे साइड में ही बैठे थे। हमारी गाड़ी जंगल के बीच से गुजर रही थी। मात्रे जी बातें कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तभी अचानक मुझे आसमान में कुछ चीज चमकती हुई दिखी। मेरे साथ साथ मात्रे साहब भी उसे देखने लगे। उस चीज को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो चीज तेजी से हमारे तरफ ही आ रही हो। मैंने झट से गाड़ी वहीं रोक दी और हम दोनों उस चीज को देखने लगे। वो सफेद नीले रंग में चमक रही थी। जैसे ही वो चीज और नीचे आई तो जंगल में ही कहीं जाकर धड़ाम से गिर गई। उसकी आवाज इतनी तेज हुई कि एक पल को तो हमारी गाड़ी भी हिल गई थी, मानो भूकंप आया हो। मैं तो बहुत डर गया था। मात्रे साहब भी शौक थे वो सब देख के। दूसरे दिन यानी 3 जुलाई को ये खबर पूरे देश में फैल गई कि शिमला में यूएफओ गिरा है। और पांडे की बात को बीच में ही काटते हुए ईशा झट से बोल पड़ी है, हाँ इसके बारे में तो हमारे न्यूज चैनल ने भी बताया था कि शिमला में यूएफओ गिरा है और उसमें से एलियंस भी आए हैं। पर पता नहीं क्यों 2-3 दिनों में ही ये खबर मानो गायब सी हो गई हो। ना कोई आर्टिकल छपा उसके बारे में, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। आप बिल्कुल सही कह रही हो ईशा जी, 2-3 दिनों में ही ये खबर रफा दफा हो गई। हो क्या गई? करवा दी गई, पांडे कुछ याद कर कहता है। रफा दफा करवा दी गई मतलब? ईशा हैरान होते हुए पूछती है। पांडे ईशा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन का माहौल था। और आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो क्या कुछ होता है। यही वजह थी कि किसी ने उस इंसिडेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और नेता लोग भी तो यही चाहते थे कि सभी लोग सिर्फ उन पर ध्यान दे, उन्हें वोट देकर जिताए। इसलिए कुछ पॉलिटिशियन ने तो पुलिस को तक उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी। और 3 दिन बाद तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि ऐसा कोई यूएफओ यहाँ गिरा ही नहीं है।
ये सब अफवाहें हैं। इतना सब कहकर पांडे एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, और उस इंसिडेंट के बाद से ही हर पूनम और अमावस की रात को किसी ना किसी शख्स की लाश मिल रही है उस जंगल में। अब आप ही बताइए ईशा जी, क्या ये सब किसी इंसान ने किया होगा? नहीं ना, ये जरूर किसी भूत का काम है। भूत नहीं, किसी एलियन का। हाँ, किसी एलियन का ही काम है ये। उसकी बातें सुनके तो अब ईशा को भी उस पर यकीन होने लगा था। ईशा कुछ सोचते हुए पांडे से कहती है, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पांडे जी, जरूर उस स्पेसशिप से कोई तो आया होगा और शायद उसने सारे खून भी किए होंगे। समर अपना काम करते करते उन दोनों की ही बातें सुन रहा था। अब जब ईशा भी पांडे की बात पर यकीन करने लगी थी, ये सब सुन के समर मन में खुद से कहता है, चलो अब पांडे जी को उनकी तरह ही बातें करने वाली मिल गई। अब उनके साथ साथ ये भी मेरा दिमाग खाएगी एलियंस की बातें करके। दूसरी ओर पांडे ने जो कुछ कहा था वो सब ईशा ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे वो फार्म हाउस जाकर अपने अंदाज में लिखने वाली थी और अपने बॉस को भेजने वाली थी। ईशा बहुत खुश लग रही थी।